अभी तक जितनी भी जनरेशन आई हैं ये सबसे उनमें लीस्ट रिलीजियस जनरेशन है। दे आर इनटॉलरेंट, फैमिली बिलीव्स की वजह से बच्चे इनटॉलरेंस में आ जाते हैं। मिनहसल कौम हमने मुआशरे को अपने हाथों से तबाह कर दिया है। I can either speak English or Pashto. I think he's done a wonderful job. In the SAF games, we walked away with 3 points. इस वक्त बज़ाहिर जो है पंजाब की आवाम जो है वो बिल्कुल हाथ उठा के पीटीआई के साथ खड़ी है। माओ को प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि हमारे तमाम दांत हिल रहे हैं। कम से कम 3000 सिंगर हैं। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को कोई नहीं पूछता था, वो हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। स्टार्ट में ही आपको बताना चाहूंगी कि बहुत बड़ा कराची में ब्रेकडाउन हुआ है। पाकिस्तान में हुआ है, बल्कि कराची के 90% इलाकों में इस वक्त बिजली नहीं है। सुबह 7:15 साढ़े 7 के दरमियान इलाकों से बिजली चली गई है और बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। पता नहीं बिजली कब तक आएगी। और कह रहे हैं कि गुड्डू से कोयटा आने वाली बिजली की दोनों ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं वो ट्रिप कर गई हैं और कोयटा समेत सूबे के 22 अजला को इस वक्त बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। तलहा, यकीनन हम जानते हैं कि मुल्क का बिजली का जो निज़ाम है वो मुल्क के लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। एक तो ये फरसूदा बोसीदा निज़ाम है, इसको अपडेट की ज़रूरत है, अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी नई आने की ज़रूरत है, नई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की ज़रूरत है। साथ साथ हमारे जो इस वक्त पावर सेक्टर है वो तबाही के दहाने पर इसलिए भी है क्योंकि इसमें 4000 अरब का एक कर्जा है बरदा, ये तो जो यूं गोल घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि हुकूमत ने बिजली इस्तेमाल की है, उन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा, तो जो बिजली का प्रोवाइडर है वापडा है, उसने जिससे तेल खरीदा है वो बिजली पैदा करने के लिए उसने तेल का नहीं भरा, जिसने तेल इंपोर्ट किया है उसने इंपोर्टर को पैसे नहीं। तो इस तरह एक सर्कल में पैसे चल रहे हैं जो 4000 अरब के करीब है। पेट्रोल का 2600 अरब है, गैस का 1400 प्रॉब्लम तो चलती रहती है। लेकिन हमारे नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट जानेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, कब तक बिजली आएगी, क्योंकि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा हर जगह बिजली नहीं है इस वक्त। जी कफील अहमद बताइएगा, अपडेट कीजिएगा कि कब तक बिजली की बहाली मुमकिन है। देखें, जो पावर डिवीजन के जराये बताते हैं गिद्दो से कोयटा जाने वाली जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें फ्रीक्वेंसी कम हुई है, जिसके बायस से मुल्क भर में इस वक्त ब्रेकडाउन है। और अगर हम बात कर लें सिंध, सेंट्रल पंजाब है, जनूबी पंजाब है, लेस्को है, इस्लामाबाद है, यहाँ मुकम्मल तौर पर जो है वो बिजली बहाल नहीं है। और जो हमारी की इलेक्ट्रिक तर्जुमान की कराची के हवाले से बात हुई तो उनका कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं चीज़ें और उसके बाद जो है वो मीडिया से शेयर की जाएंगे। लेकिन जो अब तक इतलात हैं, लांडी, मलिर, शाह फैसल, बल्दिया, साइट, चौरंगी, मेट्रोविल, नॉर्थ कराची, सरजानी, ये तमाम इलाके तकरीबन कोई 85-90% इलाके कराची के सब जो है वो बिजली से महरूम है। और ये अभी जो है वो टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा है कि कितने जो है वो देर के बाद जो है वो बिजली बहाल होगी। तो हम इस वक्त मुअत्तल है बिजली, और जो पावर डिवीजन के जराये बताते हैं कि अभी चीज़ों को देखा जा रहा है और उसके बाद। लेकिन कफील आपने जो कहा कि फ्रीक्वेंसी पावर की कुछ कम हुई है लाइन में, तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि जब मुल्क का इतना बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब जाए तो ये फ्रीक्वेंसी कम नहीं हुई होगी। मुझे लगता है पूरी लाइन डेड हो गई होगी, वहां से बिजली आना ही बंद हो गई होगी। जी, अभी तक जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक तो ये तमाम सिचुएशन है। तमाम इस चीज़ को अभी प्रॉपर्ली देखा जा रहा है, उसके बाद जो है वो जो कुछ डिटेल्स है वो मीडिया से शेयर की जाएंगी कि आया कि वाकया क्यों लाइन जो है वो ट्रिप कर गई है। कराची इस वक्त मुअत्तल है और के इलेक्ट्रिक अभी कुछ बताने से कासिर है। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया कफील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि सूरत हाल जो है वो इस वक्त थोड़ी सी गंभीर नज़र आ रही है। तला कि कोई अपडेट नहीं है, बिजली बहाल होगी अब कराची। चले सर्दियां हैं तो गुजारा हो जाता है, लेकिन फिर भी बिजली के बगैर पानी नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली आपकी पानी की मोटर्स नहीं चलेंगी तो लोग और परेशानी में आ जाएंगे। अल्लाह खैर करे, बिजली जल्दी आए। लेकिन हम जानते हैं कि मैंने जो शुरू में पॉइंट रेज किया था कि हमारा जो बिजली का नेटवर्क और सिस्टम है वो बहुत पुराना हो गया है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसको अपग्रेड नहीं किया जा रहा, बोसीदा और फरसूदा है, जिसकी वजह से मुल्क तकरीबन 30 से 40% बिजली से महरूम हो जाता है जो वो पैदा करता है, क्योंकि वो चोरी हो जाती है कुंडों के जरिए। प्रॉब्लम यह है कि अब जो फॉल्ट क्रिएट हुआ है ऑल ओवर पाकिस्तान, इसका डायग्नोसिस कितनी देर में होता है, कितने वक्त में मालूम पड़ेगा कि कौन सा मरज है, तशखीस में कितना वक्त लगेगा। होता यही है कि फॉल्ट जहां क्रिएट होता है उसको ढूंढने में, पिन पॉइंट करने में, पकड़ने में वक्त लग जाता है। और अब जो बात हो रही है कोयटा गुड्डू, तो हम जानते हैं कि ये वो रीजन है जहां पर कुछ दहशतगर्दी की लहर भी जारी है, और दहशतगर्द भी एट टाइम्स आपके पावर प्लांट्स को और लाइन्स को निशाना बनाते हैं। तो अल्लाह खैर करे, देखते हैं कितना वक्त लगेगा मालूम पड़ने में कि आखिर मसला हुआ क्यों है। राव रिजवान भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी अपडेट। राव फॉल्ट कहाँ है, कुछ मालूम पड़ा? लाइन ड्रॉप हो गई है गैस।
लाइन ड्रॉप हो गई। पूरा पाकिस्तान इस वक्त अफेक्टेड है, नॉट जस्ट कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, चारों सूबे मुल्क के जो है इस वक्त परेशान है और लोग बिना बिजली के सुबह सवेरे बैठे हैं। बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर बिजली से हीटर चलाए जाते हैं वर्दा, बिल्कुल, और जब वो हीटर नहीं चला पा रहे होंगे, इतनी सर्दी होगी, इतनी मुश्किलात बढ़ जाएंगी, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता है तलहा, एक जो बिजली की जब आप बात करें, दूसरी बात जैसे मैंने कहा कि जब पानी की मोटर वगैरह भी नहीं चलती तो पानी की भी मसला हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, कितने ऑफिस का मसला होगा लोगों को। अच्छा, राव रिजवान दोबारा से हमने उनको कनेक्ट कर लिया। राव रिजवान हमारे साथ हैं। फिर लाइन ड्रॉप हो गई है, शायद लग रहा है कि राव रिजवान से कुछ कनेक्शन का इशू आ रहा है, वो चाह नहीं थे शायद अपडेट करना। खैर, उनके यहाँ भी बिजली का मसला होगा तो इसलिए कनेक्शन नहीं हो पा रहा। नहीं, लेकिन हम उनको फोन लाइन पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फोन लाइन भी साथ नहीं दे रही आजकल, जिस तरह आपके पीछे स्क्रीन काली हो रही थी ना, उस तरह फोन लाइन भी धोखा दे देती है। चलें जी, हम बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बिजली का मसला बहाल हो जाएगी। जब बिजली 90% इलाकों में ना हो कराची के तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, और बाकी और पूरे मुल्क भर में भी काफ़ी मसाइल चल रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुल्क के तमाम मुख्तलिफ इलाकों में बिजली जो है इस वक्त मुअत्तल है। इस्लामाबाद रीजन में सिस्टम ट्रिप हो गया है और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई है। जी हाँ, मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 17 ग्रेड स्टेशन जो हैं वो भी अभी तक नहीं है। और कराची के 90% इलाकों में जैसे कि हम बता रहे हैं कि इस वक्त बिजली बंद है, बिजली नहीं है। ग्रेड स्टेशन जो हैं वो नहीं चल रहे हैं इस वक्त। और आप जानते हैं बिजली का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है मुख्तलिफ शहरों में, कराची के बल्कि पूरे मुल्क भर में बिजली का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया है। जी तलहा, आगे बढ़े, अपने शो को आगे बढ़ाएं। फिलहाल क्योंकि राव रिजवान से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन प्रोड्यूसर साहब वांट्स टू स्टिक टू दिस न्यूज़, ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त पाकिस्तान की, क्योंकि पूरा पाकिस्तान वर्दा इसको जानना चाहता है कि हुआ क्या है, किस वजह से ये इतना शॉर्टफॉल हो गया बिजली का। अच्छा जी, तो कोयटा से गजनफर हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि आखिर मसला क्या है। जी गजनफर, बताइएगा, पता चला है कि फॉल्ट कहाँ पे है? जी, कैसको तर्जुमान के मुताबिक कि गुड्डू बैराज से 2 ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई हैं, जिसकी वजह से बलूचिस्तान को फराहम होने वाली बिजली 22 अजला में मुअत्तल हुई है। और सिवाय लसबेला और मकरान डिवीजन के अलावा तमाम बलूचिस्तान में इस वक्त बिजली नहीं है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में और दीगर इमरजेंसी के मकामात पर मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा बिजली को गए हुए 7:30 बजे बिजली गई है, अब जबकि 9:30 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक फनी खराबी के हवाले से कैसको की जानिब से कोई इतला नहीं दी गई। यही बताया जा रहा है कि ट्रिप जो है वो इस्लामाबाद से हुआ है, इस्लामाबाद से ही बिजली फराहम होगी तो बलूचिस्तान में बिजली आएगी। ताहम अब जो है बिजली की सूरत हाल सेम है कि बलूचिस्तान के 22 अजला में इस वक्त बिजली मौजूद नहीं है, और 22 अजला में मौजूद तमाम हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी के मकामात पर मुश्किलात का सामना है। जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है सुबह 7:30 बजे के करीब। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपने 2 चीज़ें हमें बताई अभी जो दोनों एक दूसरे से तजाद कर रही हैं। आपने एक तरफ बताया कि हुकाम बता रहे हैं कि 2 ट्रांसमिशन लाइन गुड्डू से आने वाली ट्रिप कर गई हैं, फिर एक तरफ ये बताया गया है कि इस्लामाबाद से बिजली नहीं आ रही है। तो हकीकत क्या है, कुछ ये मालूम पड़ सका? इस्लामाबाद से कोई रिपोर्ट्स आ रही है, यहाँ पर वहाँ पर खामोशी है? इस्लामाबाद से जो कैसको तर्जुमान है वो बता रहे हैं कि गुड्डू बैराज से जो ट्रांसमिशन लाइन बलूचिस्तान आ रही है वो ट्रिप कर गई है, जबकि गुड्डू बैराज पे जो ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप की गई हैं वो आइस्को से जो बिजली फराहम की जा रही है उसकी वजह से शॉर्टफॉल पैदा हुआ है। इस हवाले से कैसको काम के मुताबिक कि वो इस्लामाबाद से भी राब्ते में और गुड्डू बैराज के ऊपर भी देखा जा रहा है कि फनी खराबी किस वजह से। इस्लामाबाद से हमारा राब्ता हो गया राव रिजवान से। राव रिजवान, क्या इत्तलात हैं आपके पास, क्या डिटेल्स हैं? मुल्क भर में बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, मुल्क के बड़े शहरों से जो है बिजली गायब हो चुकी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, कोयटा, मुल्तान रीजन से जो है इस टाइम बिजली गायब है। इस्लामाबाद रीजन में सिस्टम ट्रिप कर गए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो चुकी है। आइस्को के 117 ग्रिड स्टेशन है, वहाँ से बिजली मुकम्मल तौर पर गायब है। फॉल्ट जाने की कोशिश की जा रही है। जब आइस्को हुकाम से रब्ता किया गया, उनका यही कहना था कि गुड्डू में ट्रांसमिशन लाइन है, वहाँ पर फॉल्ट आया है। आइस्को काम जो है मुसलसल इंतजामी से मुसलसल राब्ते में रीजनल कंट्रोल सिस्टम की जानिब से कोई वजह नहीं बताई गई थी, लेकिन अभी कुछ देर के लिए कुछ सेकंड के लिए बिजली आई थी, लेकिन दोबारा सिस्टम ट्रिप करके उनका यही कहना है आइस्को काम का कि एकदम बिजली दोबारा से नहीं बहाल हो, क्योंकि सिस्टम बहाल करने में टाइम लगता है। अचानक एकदम जो तमाम सिस्टम बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तमाम सिस्टम को बहाल करने की कोशिश की तो तमाम सिस्टम ट्रिप कर जाएगा और मजीद मसाइल पैदा होंगे। तो
तो एकदम अभी बिजली नहीं आएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है सिस्टम बहाल किए जाएंगे और फर्दन जो है बिजली मुहैया की जाएगी। लेकिन उनका यही कहना है कि उन्होंने ट्वीट भी की है, उनका यही कहना है कि फॉल्ट जो है हम जानने की पहले कोशिश की, अब उसके बाद जो है उसको मुकम्मल उस मसले को दूर करने की कोशिश की जा रही है और बिजली जो है आहिस्ता आहिस्ता हम बिजली बहाल करना शुरू कर देंगे। आज के काम के तकरीबन 170 स्टेशन से बिजली सिस्टम मुकम्मल तौर पर गायब है। कुछ सिस्टम में जो है बिजली जो सिस्टम जो है जब एक बड़ा ब्रेकडाउन है जिसके बाद तमाम सिस्टम ट्रिप करके और मुल्क के बड़े शहरों में वक्तन फक्तन बिजली जाना शुरू होती है। ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था जिसके बाद पूरे मुल्क में जो है काफी देर तक बिजली चली गई, तो तकरीबन 6 से 7 घंटे लगे थे जब बिजली दोबारा बहाल करने में। तो आज भी इसी तरह के सुबह 7-7:30 के बाद ये ट्रांसमिशन में फनी ट्रांसमिशन में खराबी पैदा हुई, जिसके बाद जो है तमाम सिस्टम आस्ता आस्ता ट्रिप करना शुरू हो चुके और मुल्क के तमाम बड़े शहरों से जो बिजली गायब हो गई। सही, बहुत बहुत शुक्रिया राव रिजवान, हमें अपडेट करे थे। थैंक यू सो मच राव रिजवान। वाकई 6 से 7 घंटे और ज़्यादा भी टाइम लग सकता है बिजली राव एंड गजनफर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इस वक्त आप मुल्क में पावर ब्रेकडाउन देख रहे हैं, यही हालात मुल्क के इस वक्त मुआशी तौर पर हैं, सियासी तौर पर हैं और मुआशरती तौर पर हैं कि हमारे को सिस्टम में बुराई आ जाती है, सिस्टम ट्रिप कर जाता है, फिर घंटों घंटों हम सोचते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, खोज लगाते हैं सिस्टम में खराबी क्या है, उसको सही कर देते हैं, दोबारा उस सिस्टम को चला देते हैं। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम नहीं करते हैं कि यार ये फॉल्ट दोबारा पैदा ही ना हो। अफसोस यही है कि हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती नहीं है, इसलिए चाहे वो मौशी हवाले से हो या फिर हमारी मुल्क की तरक्की के हवाले से हो, हम फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं हैं। हम सिर्फ करंट सिचुएशन पे काम करते हैं और कहते हैं कि जी अपना फायदा देखें, इस वक्त काम चल जाए हमारा, बाकी बाद में देखेंगे। इसलिए हम पाकिस्तानी कहते हैं, एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज करते हैं, उसे कहते हैं हम जुगाड़। जुगाड़ कर दो, गाड़ी चल जाए, गाड़ी चल जाए। और यही हो रहा है जिसकी वजह से हमें बार बार इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं शो में कि अभी 2 दिन कबल ही तलहा आपने देखा होगा कि लाहौर में डिफेंस का एक जो स्कूल है वहाँ की तलवात की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। 2-3 लड़कियाँ एक लड़की को मार रही हैं। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि उनके फादर ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो लड़कियाँ नशे की हालत में थी। 3 लड़कियों की जानिब से एक लड़की के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था। आपने देखा भी होगा वीडियो पे, उस लड़की को उसके ऊपर बैठ के मारा जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था उस लड़की को इसलिए मार रहे थे कि नशा करो, शराब पियो, नशा करो, उसको फोर्स किया जा रहा था। तो अब सूरत हाल क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन FIR कट गई है इसके ऊपर, उनकी जानिब से FIR भी दर्ज हो गई है। लेकिन मगर अदालत ने तलबात की कबलस वक्त जो गिरफ्तारी की जमानत है वो भी मंजूर कर दी है। देखें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वीडियो नजर आ रही है आपको, किस तरह से लड़की को 3 लड़कियां मिलकर एक लड़की को मार रही हैं। और ये कहा जाता है कि उसको नशा करने के लिए या शराब पीने के लिए फोर्स किया जा रहा था, उसने मना किया, तो इसकी वजह से उसको इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये हमारे यहाँ रुझान इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जहाँ हमेशा बात करते हैं ड्रग्स का, इस तरह की नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है कॉलेजेस में, स्कूल में। वजह क्या है इस तरह की फ्रस्ट्रेशन की? मलिहा समी हुसैन हमारे साथ मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर है। उनको एजुकेशनिस्ट, मुझे भी प्रोड्यूसर साहब ने बताया, मोटिवेशन लिख दिया उन्होंने गलती से, लेकिन शी इज एक्चुअली एन एजुकेशनिस्ट। मलिहा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के स्कूल्स हों, बोर्डिंग हों, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हों, रैगिंग, फूलिंग, सीनियर्स का जूनियर्स को मारना, बुली करना, चिढ़ाना, यहाँ तक कि टॉर्चर करना कोई नई बात नहीं है। मैं पिछले ये 20-25 सालों से अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में हो रहा है ये, लेकिन हमारा सिस्टम खामोश है। मुझे लगता है जिस तरह बिजली का निज़ाम ट्रिप कर गया है, जब ये निज़ाम भी ट्रिप करेगा तब होश में आएंगे। मलिया जी, अस्सलाम वालेकुम। आई डू एग्री विद योर स्टेटमेंट। एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्कूल्स को देख लें, आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, टीचिंग इज़ मोर रिलेटेड विद ओनली टीचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, गाइडेंस, काउंसलिंग, ट्रेनिंग्स जो है वो ख़त्म होती जा रही है। एंड देयर इज़ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम पेरेंट्स साइड्स, फ्रॉम फ्रेंड्स एज वेल। मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ है, इट्स ए बिग एग्जाम्पल ऑफ टॉर्चर टेंडेंसी इन यूथ। हमारे यहाँ अब यूथ का ये हाल हो चुका है, बिकॉज दिस इज आवर जनरेशन Z, जिसे हम जूमर्स कहते हैं, एंड दीज आर लीस्ट रिलीजियस जनरेशन इन द हिस्ट्री। अभी तक जितनी भी जनरेशन आई हैं, ये सबसे उनमें लीस्ट रिलीजियस जनरेशन है। They are intolerant, they are hyper, they are arrogant, and they are not listening to their parents either. तो इस सिचुएशन में अगर आप देखें 190 मिलियन ड्रग यूजर्स हैं ओवरऑल इन द वर्ल्ड।
एडल्ट, जिसमें मैक्सिमम ड्रग यूजर जो हैं वो 30 की एज से जो है ना कम के हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी अब स्कूलिंग में और कॉलेज लेवल पे इतनी ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ बढ़ गई है, सब्सटेंस अब्यूज़ अपनी पीक पे जा रही है। तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? सर्टनली द मैनेजमेंट इज स्लीपिंग एंड द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स इन दिस रिगार्ड। मलिहा, लेकिन स्कूल की मैनेजमेंट पे भी तो ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो चीज़ का ख्याल रखें। जब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं तो वो स्कूल सिस्टम की जिम्मेदारी पे होता है। बिल्कुल, देखिए स्कूल्स में आपके पास साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, ड्रग काउंसलर्स होने चाहिए, ठीक है। और कोई भी आप अवेयरनेस सेशंस करवाएं पर मंथ बेसिस पे स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग अब्यूज़ के ऊपर, और इसके आप हार्ड इफ़ेक्ट्स बताएं। बिकॉज जब स्टूडेंट्स ड्रग्स यूज़ करते हैं तो इनमें डिप्रेशन आता है, लोनलीनेस आती है, दे बिकम हार्मफुल टू द अदर्स। अब ये जो एक वाक़या हुआ है, इसमें जो ड्रग यूज़र्स थे उन्होंने दूसरी फीमेल को जो है अफेक्ट किया है, टॉर्चर किया है। बिकॉज जो ड्रग यूज़र होता है, ही और शी इज़ टेकिंग अल्कोहल, कोकेन, क्लब ड्रग्स होते हैं, इनहेलेंट्स होते हैं, इनके बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स होते हैं जो कि हमारी यंग इसमें फंस रही है। इसकी एक वजह ये भी नहीं है क्योंकि सुनने में ये भी आता है, जैसे पहले हमने देखा था लाहौर का एक केस जहाँ से 2 लड़कियां कहा था कि BTS बैंड से मिलने जा रही हैं, वो भी लाहौर से बाजियाब कराई गई थी। तो उनका भी कहना था कि माँ बाप से उनको अटेंशन नहीं मिलती है। तो क्या इसकी एक वजह ये भी है बच्चे ड्रग्स की जाने में इतना ज़्यादा उनका रुझान बढ़ रहा है, ये सब्सटेंस इस्तेमाल करें क्योंकि माँ बाप से उनको वो क्वालिटी टाइम नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए, कि बैठ के माँ बाप काउंसिल नहीं करते अपने बच्चों को, या आजकल टाइम नहीं दे पा रहे हैं बिजी स्केड्यूल होने की वजह से? जी बिल्कुल, ये पिछले 5 ईयर में अगर आप देखें तो चूंकि पेरेंट्स के स्केड्यूल बहुत बिजी हो गए हैं और पेरेंटल नेग्लेक्ट, इसे कहते हैं पेरेंटल निगलेक्शन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। पेरेंट्स निगलेक्ट करते हैं, वो अपने बच्चों के साथ बैठते नहीं हैं, फैमिली बिलीव्स की वजह से बच्चे इनटॉलरेंस में आ जाते हैं। इसके अलावा एक होता है अनस्टेबल होम इन्वायरमेंट। अगर आपके घर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, आपके एजुकेशन प्लेस का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो सर्टनली आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होंगे। तो हमारी यूथ दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स इसलिए हो रही है बिकॉज जेनेटिक्स के इश्यूज हैं, पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे, टीचर्स सिर्फ टीचिंग की हद तक महदूद हो गए हैं, देयर इज़ नो काउंसलिंग एट ऑल ऑफ बिटवीन द यूथ एज वेल एज द अडल्ट्स। उनके पास सिर्फ एक है कि वो गूगल से या जो है ना सोशल मीडिया। मलिहा, आपने जो है ना, देखें टीचर्स और पेरेंट्स को तो यकीनन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नज़र में इज़ द सोसाइटी, जिस मुआशरे में हम रहते हैं। अब आपने कहा लीस्ट रिलीजियस जनरेशन, यानी ये वो नौजवान है जो बहुत बहुत कम मजहबी हैं और ड्रग्स आ चुकी है इंस्टीट्यूट में, आपने इसकी भी निशानदेही कर दी। लेकिन ये देखिए जो हमारी सोसाइटी जो कर रही है, हमारी सोसाइटी ने, आई डोंट नो इफ यू आर फ्रॉम कराची और नॉट, मैं कराची में हूँ इस वक्त, तो कराची में हमें आम शराब की दुकानें नजर आती हैं जहां से शराब बिकती है। हमने इस्लामिक कंट्री में शराब को लीगल कर दिया, उसकी दुकानें खोल दी हैं हर जगह पर, जहां पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां पे ये नहीं पूछा जाता कि आप मुसलमान हैं, मसीह हैं या हिंदू बरादरी से हैं जो खरीदने आए। जो भी खरीदने आए, जिस एज का भी खरीदने आए, दो, जितना पैसा है उसके पास उसके हिसाब से उसको शराब दो। तो हमारी सोसाइटी में जब हम इस तरह जहर बांटेंगे, इस तरह हम एक हराम नशे को लाइसेंस देके लीगल कर लेंगे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो क्रिस्टल मेथ हो, आइस हो, एम्फेटामिन हो, एक्सटेसी हो, LSD हो, मशरूम हो या कोई और सिंथेटिक ड्रग हो, आम ही होगा। तो मिनहसल कौम, एज ए सोसाइटी हमें सोचने की जरूरत है कि चाहे वो बड़े स्कूल हो, चाहे वो छोटे स्कूल हो, नशा तो हर गली के कोने पे मिल रहा है, बच्चे तो यूज करेंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आई डू एग्री। देखें, मैंने सलाउद्दीन अयूबी के कोट यहाँ पर ज़रूर मेंशन करूँगी। उन्होंने कहा था कि अगर आपने किसी कौम को तबाह करना है तो आप उसमें यूथ में बेहयाई फैला दें। तो सॉरी टू से हमारी यूथ के जो ट्रेंड्स बन चुके हैं और जो एक निगलेक्शन हो रही है पूरी सोसाइटी की तरफ से, इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबल इदारों की तरफ से, वो यही साबित कर रहा है। देखें, आप उन्हें वल्गैरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, आपका मीडिया भी इसमें एक बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज आई एम लिविंग इन लाहौर। तो इन सब चीजों में आप कैसे उनको ट्रेन कर सकते हैं? देखें, वो तो इमेच्योर माइंड्स हैं। लेकिन मलिहा, साइड से ज्यादा आप स्कूल को जिम्मेदार नहीं ठहराएं कि मेरी नजर में स्कूल बहुत बड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। स्कूल में कैसे आप ड्रग्स इतने खुलेआम आपको बिक रही है वहां पे कि वहां पे बच्चे लेके इसको कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये स्कूल्स में इतना बुली किया जा रहा है, स्कूल कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? आप यहाँ पे देखिए, ये जो सिचुएशन अभी इंसिडेंट हुआ है लड़कियों का, यहाँ पे इनको स्टूडेंट्स को जमानत मिल गई है
ऑलरेडी कोई एक्शन नहीं लिया गया स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से। क्यों? क्योंकि अगर जब कोई भी पेरेंट हो बच्चों को स्कूल भेजता है तो इस भरोसे भेजता है कि जी वहाँ जाके हमारे बच्चे तालीम हासिल करेंगे, शऊर हासिल करेंगे, सोसाइटी में उठने बैठने की तमीज सीखेंगे, ना कि वहाँ जाके ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे या बुली करना सीखेंगे और मैनेजमेंट खामोश बैठी रहेगी। सोशल स्टेटस है ना वर्दा, बात को समझिए। पहले लोग चेकआउट करते थे, अब लोग चेक इन करते हैं कि अगर ये नशा करेंगे तो बच्चे अपने आप को कूल समझेंगे, वरना वो अपने आप को लूजर समझेंगे। इस बात पे बच्चों को एडमिशन दिला रहे हैं। मलिहा मेरा आपसे सवाल है प्लीज ये कि आप नशा कर रहे हैं तो इस स्कूल में आ सकते हैं क्योंकि हाई सोसाइटी स्कूल है ये सवाल तो कोई नहीं पूछ सकता ना ऐसे। देखिए बात ये है कि हाई सोसाइटी स्कूल्स या जितने भी अब स्कूल्स हैं दे आर वर्किंग ऑन कमर्शियल बेसिस, ठीक है। उनको अपनी फीस चाहिए, उनको अपनी पेमेंट्स देनी है, दे आर मोर कंसर्न विद देयर इनकम जनरेशन, राइट। उसमें उन्होंने छोड़ दिया कि हमें तरबियत की जरूरत नहीं है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 20 years बैक तो तब स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तरबियत देना, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दे आर नॉट बॉदर्ड दैट देयर स्टूडेंट्स आर गेटिंग HIV इन्फेक्शंस, देयर स्टूडेंट्स आर गेटिंग हेपेटाइटिस B and C और ड्रग अब्यूज एंड अब्यूज। जब स्कूल्स अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाह रहे, उनको सिर्फ फीस चाहिए है, उनको सिर्फ स्टूडेंट्स चाहिए हैं, उनको क्वांटिटी से गर्ज है, क्वालिटी से गर्ज नहीं है, तो फिर इस एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करे, आपके स्कूल क्या रोल प्ले करें, क्योंकि एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर द मनी। देखिए मुस्लिम वो है जिसके हाथ और जुबान से ना दूसरे लोग महफूज रहें। जब यहाँ तक की डेफिनेशन भी हदीस जो है ये नहीं समझाई जाएगी स्टूडेंट्स को, तो फिर ऐसे वाकयात बढ़ेंगे। मलिया मेरी बहन, इन्होंने कुरान ही नहीं पढ़ा, ये हदीस कहाँ तक पहुंचेंगे? आपने खुद ही कह दिया था कि लीस्ट रिलीजियस जनरेशन है। थैंक यू सो वेरी मच मलिया समी हुसैन हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो वेरी मच। वक्त इंशाल्लाह वी विल टेक यू ऑन द शो अगेन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात वाज़ेह है, सोसाइटी मेरी नज़र में ही कसूरवार है। स्कूल हो या कोई और इदारा हो, सोसाइटी का हिस्सा ही है। और मिनहसल कौम हमने मुआशरे को अपने हाथों से तबाह कर दिया है, नौजवानों को नशों में धकेल दिया है, एजुकेशन और हेल्थ जो बुनियादी जरूरत है सबसे बड़ा कारोबार बना दिया है कि लूटो पाकिस्तानियों को। एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब जिक्र कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स का और तलहा आपके फेवरेट स्पोर्ट्स का। कल आपको कुछ याद है कि फुटबॉल में क्या हुआ है? पाकिस्तान का नाम किस तरह से पाकिस्तान की बेटी ने रोशन किया? यकीनन पाकिस्तान की बेटियों ने, एक नहीं थी लड़की, पूरी टीम में जो आपको मालूम है 10-11 खिलाड़ी होते हैं और पूरा स्क्वाड होता है। आदिल रिस्की भी थे उसमें, एक गोल तो था, लेकिन वी वर रनर्स अप ऑफ द टूर्नामेंट। मैं उस गोल को ज्यादा अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा हूं कि मैं रनर अप भी हूं टूर्नामेंट का। ऑफ कोर्स उस गोल लाजवाब गोल था। वो गोल ऐसा था जिसने देखा तो बोला ओह माय गॉड। हमारे पास है तो हम चाहेंगे कि आपको भी दिखाएं वो गोल और देखें फिर किस तरह से पूरे स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लग गए हैं और कैसे उन्होंने गोल किया। आपको याद है बैकम के या मेसी टाइप के जो गोल होते हैं? अभी भी सेंटर दूर था लेकिन ये क्वार्टर में थी, लेकिन आई थिंक अमेजिंग किक थी, फ्री किक लाजवाब। लोगों ने इसको रोनाल्डो से, मेसी से कंपेयर किया है इस टैलेंट को। यादें कहते हैं ना बहुत सारी ताज़ा हो गई फ्री किक्स की। और मारिया जमीला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मारिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो. Adil Rizki is also a very good friend. Thank you so much. Now, what is happening is when people watch your goal, they think it was Maria alone doing the show. But I think there's a whole team, there's a whole camp behind Maria. Please tell us about your team and your efforts. Yeah, so assalamu alaikum. Thank you so much for having me on the show. Can you guys hear me okay? Yes, we do. Okay, perfect. So leading up to the competition, we had been in a training camp for approximately 4 weeks, and the final roster of girls that came to Saudi Arabia were 24. And I think during that time, we saw a lot of new faces in the camp. We saw a lot of new girls actually getting the opportunity to represent Pakistan for the first time. So I think, it was great that we were able to walk away with, runners-up medals in the tournament. But I think there were also very big achievements, personally for players, as well as for the country, and as well as for not only women's football, but Pakistan football. Okay, Maria, sorry to interrupt. Actually, my producer wants to ask that, are you comfortable to speak in Urdu? Because our viewers understand easily Urdu, so we prefer if you can answer in Urdu. Can you? So, I can either speak English or Pashto. So. Oh, you can only speak English or Pashto. Wow. Or Pashto, yes. Okay, not even a little bit Urdu.
Tora, but not. It won't do it. Okay, it won't be possible for you. No problem. Service. Okay, just okay. Continue, please. Actually, our producer has difficulties understanding English. Yeah. So I'm really sorry about him. Tell me about your family, Maria. Your goal was really outstanding. Whoever saw that goal was like, damn, is she a Pakistani? Wow, we're so proud of her. Maria, adding to his question, I just came to know, I heard that you belongs to a sports family. So all these things in your blood already, like, you know, the cakes and everything. I've grown up around sports my whole life, primarily squash. So my grandfather is Hashim Khan, and then I think the rest of the family kind of you know, trickles down from there in regards to squash. So, you know, I grew up seeing the positive impact that my grandfather had on sports, not only in Pakistan, but for, you know, other communities as well. So I think for me, it's something that is a passion of mine, sports, you know, competing, competition. So I think it's been ingrained in me for a long time. MashaAllah. I see a picture of you with Adil Rizki going viral on social media. Tell us about Adil. How was he as a coach? Is he a coach or your manager? He's our coach. So Coach Adil has been with us since the SAF games last year. And I think he's done a wonderful job being able to develop the girls and the raw talent that the team has in such a short amount of time. So really grateful to be part of the journey with him and have him with us. Mm-hmm. Any other memory apart from that goal which you'd like to share with us which happened during the tournament? I think the progress that we've made in such a short time. In the SAF games, we walked away with 3 points. In this tournament, we walked away with 4 points. So I think, again, the progress is something that is resonating very, very closely with me. All right, great. Speaking to you, Maria, I'm sure you're not coming back to Pakistan. Why is that? No, it's not that I'm not coming back. I'm always in Pakistan. It's just I work abroad. So unfortunately, you know, being a female athlete, you still need to have a job. You can't just focus on sports at the moment. Hopefully things will change soon and I'll still have the opportunity to be back in Pakistan. Okay, and I would like to mention here that Pakistani government supports you. You played for WABDA as well, right? That is correct, yes. Exactly. So I used finally, to play for them, yeah, I'm happy. I'm glad that finally, because we always recommend that the government must support these you kind of a sports person here like yours. Though it's great that WABDA supports you. What other things are needed to be done, Maria, by the government to promote football, especially in women in Pakistan? Yeah, I think there just needs to be the domestic leagues, domestic competition. I think the girls need to be playing, we all need to be playing and training 11-a-side football on a regular basis. And I think if that foundation, which is currently being worked on, once that's, you know, in place and sustainable, I think, you know, women's sports in Pakistan, especially football, it will be on the right track. All right, thank you so much. Maria Jamila Khan is with us. Thank you so much. She is the captain of Pakistan football team. And thank you so much, Maria. It's a pleasure to have you on our show. For performing so well and making us all proud, Maria. Thank you. Yeah, thank you so much. अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग की तरह। निगरान वज़ीर आला का मामला कई दिनों से जो अपोजिशन और हुकूमत के लिए एक मसला बना हुआ था, बहुत ही पेचीदा हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन में निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से अहम इजलास भी हुआ था, जिसके बाद हुकूमती हिमायत याफ्ता मोहसिन रज़ा नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। और उसके बाद आपको पता है कि जब भी हमारे कुछ पॉलिटिकली हैपनिंग होती है या किसी को भी बिठाया जाता है तो तनकीद तो होती है, उनके लिए अगेंस्ट में भी बात की जाती है। अब लोग मुखालिफ भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सोच रही है कि जी वो आगे कोर्ट में जाएं और चैलेंज करें कि कैसे आप इनको निगरान। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि सियासतदान और मतलब मुल्क को चलाने के लिए मीडिया हेड्स और मीडिया ग्रुप्स के लोगों को लिया जा रहा है। क्यों? क्या किसी और में इतनी काबिलियत नहीं है? पहले भी नजम सेठी साहब को लिया गया था, अभी इनको लिया गया है। उनकी काबिलियत एज ए जर्नलिस्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन एज ए मैनेजर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। क्या उनमें वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है इलेक्शन करवाने की, वो भी साफ शफाफ इलेक्शन?
जो कि मुल्क का एक बहुत बड़ा ख्वाब है, बहुत बड़ी और जरूरत भी है इस वक्त। साफ शफाफ इलेक्शन होना मुल्क की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सप्तैन खान हमारे साथ साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली के हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। सबसे पहले सवाल करना चाहूँगी सप्तैन साहब, ये मार्च में कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर और अप्रैल के केपी के और पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराए जाने का इम्कान है, लेकिन यहाँ जो कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है वो असम्बली की मुद्दत से मुताल्लिक है। इन इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत आएगी वो 5 साल मुद्दत के लिए होगी या फिर 3 माह की मुद्दत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि ये डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली है, हमने इस्तीफे नहीं दिए, हमने असेंबली को डिसॉल्व किया है। तो जब असेंबली को डिसॉल्व करेंगे तो ये 5 साल के लिए होंगे। किसी को भी ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, ये कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ, ये 5 साल के लिए होंगे। ये ज़मीनी इंतखाबात पंजाब और केपी के नहीं होंगे। अच्छा ये बताइए, सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन अप्रैल में हो जाते हैं, फिर अगस्त में वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी, फिर कहीं जाकर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, तो सूबाई और कौमी असेंबलियों के अलग अलग इंतखाबात से पीटीआई के क्या ये फायदे में है पीटीआई के लिए? देखिए इस वक्त बज़ाहिर जो है पंजाब की अवाम जो है वो बिल्कुल हाथ उठा के पीटीआई के साथ खड़ी है। केपी की जो अवाम है वो हाथ उठा के इंशाल्लाह पीटीआई के साथ खड़ी है। तो यहाँ दोनों स्टेबल गवर्नमेंट्स आ जाएंगी पंजाब और केपी में, और उसके बाद एमएनएस का इलेक्शन होगा। तो ये तो हर कोई समझता है कि जिसकी गवर्नमेंट होगी उसको फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है ये इनकी पीडीएम वालों को चाहिए कि इकट्ठे ही करा दें, इनकी बचत इसी में है। वो आज मैं कहीं मुझे कोई बता रहा था कि 15-20 अरब रुपया तो उन्होंने मांग लिया है इन इलेक्शंस के लिए, और इन्होंने अभी तक वो पैसा भी रिलीज नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को। तो जब वो पैसा नहीं दे रहे तो मुझे नहीं समझ। लेकिन अगर हुकूमत सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक साथ कराने जाती है और पंजाब और केपी के इलेक्शन क्या डिले होने के किए जाते हैं, तो क्या आपके लिए काबिल कबूल होगा? देखे आईन जायश नहीं है, उसमें गौरव 05 देख ले, उसमें 105 सेक्शन सब क्लॉज 3 105A का उसमें लिखा हुआ है नॉट अ सिंगल डे मोर देन 90 डेज। तो अब 90 दिन से ऊपर तो ये लेके नहीं जा सकते। दे हैव टू डू दिस इलेक्शन विद इन 90 डेज, मैक्सिमम इज 90 दिन। तो अब उसको ऊपर किस तरह खींच के ले जाते हैं? अब आई डोंट नो, लोग कह रहे हैं कि लीगल टीम्स बैठ गई हैं काम करने पे कि इसको लंबा खींचो। अब आई डोंट नो ये कैसे लंबा, आईन इजाजत नहीं देता, बट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनली नहीं, पर साल का जवाब नहीं आया, ये डिले काबिल कबूल होगा आपको या नहीं? नहीं, मैंने ये बात नहीं कही। मैंने कहा कौमी असेंबली को पीछे ले आए, क्योंकि ये डिसॉल्व, आप मेरी बात फिर समझें कि ये डिसॉल्व हो चुकी है। डेजोल्यूशन के 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन करवाना है, तो इसका यही हल है कि कौमी असेंबली के हमारे साथ करवा। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वफाकी हुकूमत एक साथ इलेक्शन कराने के लिए निगरान हुकूमत ले आती है, तो इस सारे प्रोसीजर में 1-2 माह तो लग ही जाएंगे, और ऐसे में सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन का टाइम आगे पीछे तो फिर भी होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी तैयारी के लिए वक्त तो चाहिए। नहीं तो वो फौरन कर देना, जैसे हमारे रिजाइन हुए हैं तो अपने भी। अच्छा, वफाक 5 महीने ज्यादा अगर रह जाएगी पीडीएम की गवर्नमेंट, तो वो कौन सी तोपें चला लेगी जो आज तक कुछ ना कर सके? अवाम को महंगाई की चक्की में पीस के रख दिया। अवाम के हालात देखे कि ये तो आपको पता लगेगा जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होगी। जो नून लीग वालों के साथ इन लोगों ने हालत करनी है, लोगों ने इनको समझ तब आएगी। ये जितना लंबा करते जाएंगे उतना ही ये अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने। ये जब 13 पॉलिटिकल पार्टीज बैठती हैं तो कभी अवाम का आप सोशल मीडिया पे देखें तो सही, वो इनके बारे में कहते क्या है। ये वो 13 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका ना नजरिया मिलता है, ना जो एक दूसरे के साथ इनका नजर आ रहा होता है कि ये कंफर्टेबल बैठे नहीं है, इनकी जबान नहीं मिल रही होती, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। फूट पड़ी है, मिफ्ता साहब भी अलग हो गए हैं, शाहिद खाकान भी अलग हो गए हैं, इससे पीटीआई को कितना फायदा होगा? जो सिटिंग PMLN है, इस पे लोगों का एतमाद नहीं है। अब PMLN के बारे में वो ये कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब आए और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा,
वो तशरीफ लाएं और वो इलेक्शन कैंपेन चलाएं तो हमें कुछ सहारा मिलेगा। वही आप वाली बात है, जो मौजूदा सेटअप है PMLN का, इससे अवाम भी मुतमईन नहीं। इनके PMLN के जो MNAs MPs हैं वो भी अब ये चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी आएं और वो हमें लीड करें और हमें क्राइसिस से निकालें। तो इनके अपने तो ये हालात हैं। बाकी जो रहा अवाम का सवाल, तो अवाम तो ये कह रहे हैं कि ये पूरी PDM से हमारी जान छुड़वाएं। हमने इमरान खान को एक दफा इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर के रूप में, फिर मरियम नवाज साहिबा पंजाब में इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए वापस आ रही हैं, तो उनकी वापसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है? हमें खुशी होगी। हम अवामी लोग हैं, हम तो चाहते हैं मियां अदालतों से क्लियरेंस करवाएं और लड़ें और फिर देखें कि उधर से इमरान खान निकले, उधर से मियां नवाज शरीफ निकले या मरियम निकले, और लोगों को पता लग जाएगा कि नैरेटिव किसका सच्चा है, सच्चा कौन है, कौन किसका मैनिफेस्टो अवाम के दिलों के करीब है। और मैं तो बार बार ये कहता हूं कि इंशाअल्लाह इमरान खान इमरान का जो बयानी है वही चलेगा। और अच्छी साहब, नून लीग का बयानिया वो इज्जत दो है। खान साहब भी कहते हैं कि तीसरी कुव्वत की मुदाखलत का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुख्तसरन आप दोनों ही इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का सिलसिला ख़त्म करना चाहते हैं, तो क्या इस बड़े मकसद के लिए आप दोनों जमातों में कोई रिकन्सिलिएशन हो सकती है, एक और मीसाक जमहूरियत किया जा सकता है? देखें, जो वोट को इज्जत दो का नारा मियां नवाज शरीफ ने निकाला था वो मेरे और आपके लिए तो नहीं था ना, वो उन्हीं साहिबान के लिए था। और जो इमरान खान कहते हैं कि एक दफा सारे न्यूट्रल होके फेयर इलेक्शन कराएं, बट अब ये देखें ना, लोगों की एबिलिटी देखें ना, लोग की इस बात को तस्लीम करते हैं। वोट को इज्जत दो वाले नारे को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ये अगर ये 8 इलेक्शन जो कौमी असेंबली के इमरान खान लड़े हैं, तो ये 8 में से सिर्फ एक कराची वाले हारे हैं, बाकी तो सारे जीते हैं। और जो थोड़े मार्जिन जीते थे इमरान खान तो ट्रिप से जीते। तो पंजाब के इलेक्शन हुए थे जिस पर 15 सीटें गई। तो अवाम तो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है और अवाम को ज्यादा आजमाइश। बहुत बहुत शुक्रिया सल्तान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं आखिर में आपकी सारा सुन चाहूंगा कि जो न्यूट्रल को न्यूट्रल बना दे वही पाकिस्तान में सबसे बड़ा न्यूट्रल है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के टैलेंट की। हमारा मुल्क टैलेंट से माला माल है। आज हीरो पाकिस्तानी से हम आपको मिलवाएंगे, वो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कलाम उनका नाम है और ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने जनूबी कोरिया में आइस स्केटिंग अंडर 16 के आलमी मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। क्या बात है, मिलवाइए रिपोर्ट है हमारे पास। है हमारे साथ अब्दुल कलाम इस वक्त। राइट, चौधरी अब्दुल कलाम साथ है हमारे। सवाल पूछते हैं मर्दा। चौधरी अब्दुल कलाम हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। बताइएगा कि जनूबी कोरिया में पाकिस्तानी कौमी आपको सलाम पेश करती रहे हैं और हम भी आपको सलाम पेश करते हैं। इन मुकाबलों में इंडिया को भी शिकस्त दी है आपने। कुछ अहवाल क्या हुआ, क्या सूरत हाल रही, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, फाइनल मुकाबला कैसा रहा, इस बारे में आप बताएंगे कुछ हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया, और उसके बाद पाकिस्तानी कौम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की। और 5 जनवरी को हम कोरिया लैंड कर चुके थे, जिसके बाद 9-10 दिन ट्रेनिंग थी। अच्छी रही ट्रेनिंग। 2-3 दिन वहाँ मौसम ख़राब होने की वजह से ट्रेनिंग रुक गई थी, और उसके बाद रेस थी। रेस में 32 मुल्क से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और टीमें अच्छी खेल रही थी। ख़ासकर इंडिया का जो लड़का था बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा था। जब लास्ट दिन रेस हुई तो मेरे साथ पाकिस्तानी 2 खिलाड़ी और भी थे। जब वो नीचे उतरे तो हमने सोचा कि वो इंडिया वाला लड़का हमें बीट कर चुका है, लेकिन जब मेरी टाइमिंग का पता चला तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसे 4 सेकंड बीट कर चुका था। तो ये बहुत खुशी का मौका था, और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे ये हुई कि मैं पाकिस्तान का वर्ड यूज़ किया था। इट्स एक्चुअली आइस स्कीइंग नॉट स्केटिंग। अच्छा, ये बताइए कि मौसम बड़ा ख़तरनाक होता है, आप कैसे इस मौसम का मुकाबला करते हैं और कब से आप इस टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे थे, और क्या सपोर्ट रही हुकूमत की तरफ से, घर वालों की तरफ से? जी, मैं बेसिकली नलतर का ही रहने वाला हूँ जो कि गिलगित से 45 किलोमीटर दूर की मुसाफत पर वाक़ है। नलतर का मौसम हमेशा सर्द ही रहता है, जिसकी वजह से हमें कोई मुश्किल झेलनी नहीं पड़ती है। और रही मेरे घर वालों की बात,
तो मेरा अब्बू खुद एक स्पोर्ट्समैन है, स्की टीम में पहले खेल रहा था, काफ़ी मुकाबले खेले और जीता, और अब वो स्की टीम का मैनेजर है। और शुरू में यहाँ पर बर्फ़ होती थी नलदर में, तो मैं शुरू से ही लकड़ी की स्की बना के उस पर प्रैक्टिस करता था। बाद में मेरे अब्बू ने मेरे लिए रूस से स्की लाई, उस पर मैंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, और मेरा ये शौक़ था कि मैं पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल खेलूं, और मेरे घर वालों की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट था। इसकी वजह यही थी कि मेरे कजन्स, मेरे अब्बू और मेरे चाचा यही स्की खेल रहे थे शुरू से ही। स्पोर्ट्स की बात करें तो अब किस तरह की पज़िराई मिली है आपको, और अब खुद हुकूमत की जो सपोर्ट आपको मिली है उससे खुश हैं? जी, हुकूमती सतह पर अगर बात की जाए तो हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत है उसकी तरफ से आज तक कोई पज़िराई नहीं हुई है। तो आज हम जिस बात पर मुतमईन हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसका हम बहुत दिल से शुक्र अदा करते हैं, जिसने नलतर जैसे दूर दराज इलाके में 2-3 ग्राउंड बनाए और स्नो स्कूल के नाम पर एक स्कूल खोला जिसमें हमारी एजुकेशन और स्की भी हमें सिखाते थे। ये बताइए, स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए हुकूमत को किस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्या मशवरा देंगे आप? जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत को चाहिए कि प्लेयर्स के लिए अच्छा इक्विपमेंट मंगवाए और इंटरनेशनल सतह पे ट्रेनिंग दी जाए, और अगर ये मुमकिन नहीं तो बाहर आउट कंट्री से अच्छे कोच मंगवाए जाए जो कि प्लेयर्स को अच्छी ट्रेनिंग दे। और इस इलाके में और भी ऐसे प्लेयर्स है जो अच्छा इक्विपमेंट न मिलने और अच्छे कोच से ट्रेनिंग न मिलने की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर सके, तो हुकूमत को चाहिए कि अच्छा इक्विपमेंट और चौधरी अब्दुल कलाम साहब, शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दें। लेकिन जो चीज़ मुझे आपकी सबसे अच्छी लगी कि जब आप पोडियम पे गए तो आपने अपना रिवायती शलवार कमीज़, अपनी रिवायती गिलगित बल्तिस्तान वाली टोपी पहनी हुई थी, और आप अपने कल्चर को, अपने मुल्क को और अपने सकाफत को प्रमोट कर रहे थे। उसके लिए मैं आपका फिर से बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको आपका साथ दे और आपको मजीद बरकत रहमत दे और कामयाबी समेटे आप दुनिया। आमीन सुम आमीन। और तलहा, आज हमने टॉप 10 का जिक्र तो किया ही नहीं शो के स्टार्ट में, क्योंकि हम ब्रेकडाउन की जिक्र कर रहे थे। कर लें, जान छोड़ा उससे भी। आप इतना हमेशा कड़वा क्यों बोलते हैं तलहा? आज मेरा सच बोलता हूँ ना, सच्चाई कड़वी होती है, वरना सच कड़वाई होता है, सच कड़वाई होता है। क्योंकि जो ट्रेंड्स लेने चाहिए वो आप नहीं लेंगी, जो ट्रेंड्स नहीं लेने चाहिए वो आप लेंगी। आपकी मर्जी के ट्रेंड लेते हैं। बताइए, इस्लामोफोबिया क्यों हैशटैग चल रहा है, आप बता सकती हैं? मुझे आपको पता है? मुझे पता है, लेकिन आपके पास नहीं है, वो आपकी स्क्रिप्ट में शामिल ही नहीं होगा, देखिए फुटेज में देखिएगा, क्रिकेट वाले सर्कल हो रहे होंगे, जो दीनी और जो पेचीदा मामला होंगे उनमें हाथ नहीं डालेंगे आप लोग। क्यों नहीं डालते? डरते हैं सच बोलने से। तो फिर जब आप, मैं सच बोल देता हूँ, स्वीडन में एक शख्स ने अदालत से इजाजत ले ली कि नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह वो कुरान पाक को अवाम के सामने चलाएगा, लेकिन खैर उस इशू को डिस्कस नहीं करना, आप कीजिए अपना। नहीं, जब आपने निकाल दिया तो मना कर रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, मेरे कान में कह रहे हैं नहीं करना है, कीजिए। मना कर दिया उन्होंने, वो कह रहे हैं शाहीन शाह की बात करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी की, जो इंजरी के बाद, सेहतयाबी के बाद उम्र की अदायगी पे गए थे। इस वजह से शाहीन शाह अफरीदी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और अब सारिफिन की जानिब से उन्हें उम्र की मुबारकबाद भी दी जा रही है। वैसे अगले माह होने वाले PSL मुकाबलों में शाहीन एक बार फिर जो है वो परफॉर्म करते हुए हमें नजर आएंगे, और अब तक 3000 से ज़ायद सारिफिन ट्वीट कर चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी के टॉप ट्रेंड पे। पिंक राइडर्स का ट्रेंड आपको अच्छा लगा होगा? बढ़ता बहुत। Of course, no doubt. आपको नहीं अच्छा लगा? नहीं, women empowerment, one should always support them. Definitely. Why pink? Green भी तो हो सकती थी। नहीं, फीमेल कलर जो उनको वो करता है, रिप्रेजेंट करता है, आई थिंक वो पिंक करता है, तो इस वजह से उन्हें पिंक राइडर्स पाकिस्तान रखा है। खवातीन किसी से कम नहीं, कि हम सब जानते हैं। और कल कराची सीव्यू पर खवातीन ने बाइक रैली निकाली थी, जिसके बाद से पिंक राइडर पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड में शामिल हुआ है, और अब तक 1000 इस पर ट्वीट भी कर चुके हैं। आपको जाना चाहिए था इस रैली में। अगर मैं बाइक चला सकती तो मैं ज़रूर जाती। खैर, मुझे शौक बहुत है, चलाई भी है, लेकिन इस वक्त तबीयत इजाज़त नहीं दे रही इसलिए नहीं जा सकी। खैर, एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और अब बात करेंगे हम अपने हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम की, कि जब खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो उस वक्त उनके डेंटिस्ट्री इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दांतों से खून आने लगता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके मसूड़ों में सूजन भी आ जाती है, दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। और ऐसे में प्रॉब्लम की बात यह है कि वो कोई मेडिसिन भी नहीं ले सकती बिकॉज प्रेग्नेंट होती हैं।
इस तमाम सूरत हाल में क्या किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं डेंटिस्ट हैं, सर्जन भी हैं, डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आज काफ़ी मिथ्स हैं जो कि हम यहाँ बैठ के ख़त्म करेंगे। सबसे पहला मिथ यह है कि डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये पहला मिथ आज हम ख़त्म करते हैं इसको। तमाम इमरजेंसी प्रोसीजर्स, तमाम वो प्रोसीजर्स जिससे तकलीफ़ कम की जाए हो सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, स्पेशली ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, चौथे, पाँचवें, छठे महीने में इज़ द सेफेस्ट जिसमें कोई भी प्रोसीजर किया जा सकता है। और उसी टाइम पे प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादातर होती हैं प्रेगनेंसी में, कि मसूड़ से खून आना, सूजन होना, दांत में दर्द शुरू हो जाना। रीज़न क्या होता है इसका? देखिए, उसका रीज़न ये है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस बॉडी में होती हैं वो हमारे मसूड़ों के साथ साथ मसूड़ों के साथ जो हड्डी होती है उसको और दांत को बड़ा, आप समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फोल्ड अफेक्ट करती हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारे जीन्स जो माँ के और जो एंसेस्टर से जो ख़राब आते जा रहे हैं और या फिर म्यूटेटेड आते जा रहे हैं, चेंजेस आती जा रही हैं, उसकी वजह से। नंबर 2, जो हम डेंटिस्ट के पास फैमिली प्लान करते वक्त नहीं जाते हैं। देखिए हम जब एग्जैक्टली देखें, जब फैमिली प्लान कर रहे होते हैं हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। डेंटिस्ट के पास जाके मसूड़ों की सफाई करवाना लाजमी है। अदरवाइज़ ये होता है कि वहाँ जो गंदगी मौजूद होती है उसके फिर काफ़ी असरात होते हैं। दो जो बड़ा एक समझ लें कि दो प्रोमिनेंट जो साइड इफ़ेक्ट्स वो ये है, अगर ओरल हाइजीन ठीक ना हो प्रेगनेंसी के दौरान तो एक तो प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, दूसरा जो बच्चा पैदा हो सकता है उसका वेट कम होगा। इसके साथ साथ गेस्टेशनल जो डायबिटीज़ होती है, माओं को जो डायबिटीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, उसका काफ़ी लिंक है मसूड़ों की सेहत के साथ। ये बात तो आज तक मेरे ख्याल से एक सेइंग है, 1% लोगों को ही पता नहीं होगी। हाँ, एक सेइंग ये है कि स्टडी भी हुई है इस पर कि हर डिलीवरी के साथ माँ अपनी एक दाढ़ खो बैठती है। यानी कि एक कुछ माओं पे स्टडी की गई थी, उसमें ये देखा गया था कि जिन माओं के 3 बच्चे थे उनकी तीनों मोलर्स नहीं थे, तो यानी कि विथ एवरी बर्थ शी वाज लूजिंग 1 टूथ। और ड्यूरिंग ये मिथ है कि खाली सेइंग नहीं देखिए उसकी देखिए इसकी रिसर्च है तो इसे प्रूवन है, ये एविडेंस बेस्ड में बात कर रहा हूँ उस वक्त। अच्छा, दूसरा ये कि माओं को प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि हमारे तमाम दांत हिल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो एक लेमिना डोरा नाम की चीज़ होती है दांत के साथ, जो कि दांत को उस हड्डी के साथ रखती है, और ये फाइबर्स होते हैं, किसी भी दांत के किसी भी हड्डी के अंदर फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स हिल जाते हैं। जब हिलते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन्फ्लेमेशन के दौरान जो हार्मोन्स का जो सारा चल रहा होता है सिस्टम, तो वो दांत में थोड़ी मोबिलिटी आ जाती है जो कि प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद ठीक होना शुरू हो जाती है, वो खुद ब खुद सही हो जाती है। डॉक्टर ये बताइए, आपने ओरल हाइजीन की इम्पोर्टेंस पे बड़ा स्ट्रेस किया। बहुत सारे लोग शायद इस वर्ड से फेमिलियर ना हो, और इससे कौन से प्रोसीजर्स करने चाहिए अपने हाइजीन को मेंटेन करने के, थोड़ा समझा दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिनको हम स्केलिंग कहते हैं, मसूड़ों की सफाई कहते हैं। हाँ, डिस्कस करते हैं कि मसूड़ों की सफाई आप प्रेगनेंसी में किसी भी दौरान, स्पेशली प्रेगनेंसी में, क्योंकि आज हम प्रेगनेंसी डिस्कस कर रहे हैं, तो किसी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान मसूड़ों की सफाई करवा सकते हैं। रूट कैनाल्स भी करवा सकते हैं, एक्सट्रैक्शन भी करवा सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स उस वक्त करवाना है जब वो इमरजेंसी। मेरा यहाँ पे एक सवाल है डॉक्टर आपसे, आपने कहा कि आप टूथ एक्सट्रैक्शन भी करवा सकते हैं, रूट कैनाल भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस भी हैं मेरे जिनको मैं जानती हूँ, उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दांत की तकलीफ हुई थी लेकिन उनका रूट कैनाल नहीं किया गया, कोई प्रोसीजर नहीं किया गया, उनको कहा कि नहीं आप वेट करें जब तक आप डिलीवर नहीं कर देंगे। इसमें एक चीज़ ये है कि एनेस्थीसिया दिया जाता है या क्या दिया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान एक कंसर्न लेता है गायनेकोलॉजिस्ट से, और जब हम डिस्कशन करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, तो अगर हाई रिस्क डिलीवरी हो सकती है या फिर हाई रिस्क केस है उस पेशेंट का, तो फिर हमें थोड़ी सी कंसिडरेशंस लेनी पड़ती हैं। लेकिन देखिए, जो मेन एक डेंटिस्ट के मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ हमें केयरफुल होनी पड़ती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट। अगर हमने पेशेंट की पोजीशनिंग डेंटल चेयर पे कुछ इस तरीके से करवाई कि जिससे हार्ट पे प्रेशर ना पड़े, तो फिर हम तमाम प्रोसीजर्स कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कम होने का चांस होता है ड्यूरिंग द डेंटल प्रोसीजर, क्योंकि वो अगर सुपाइन पोजीशन में सीधा लेटता है पेशेंट और उस वक्त प्रोसीजर लंबा होता है, तो फिर वो हार्ट पे प्रेशर पड़ने की वजह से बीपी कम होने का चांस है।
तो एक ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है कि डेंटिस्ट थोड़ी सी पोजीशनिंग उसकी इस तरीके से करता है कि एक हिप थोड़ा सा लिफ्ट करवा के लेटरल तरीके से एक साइड पे जाके अगर प्रोसीजर करे सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि उसमें फिर वो टर्मिनल आप समझ डिलीवरी का टाइम आ रहा करीब होता है, तो उस वक्त फिर प्रोसीजर किया जा सकता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, चौथा, पाँचवा, छठा महीना सेफ होता है तमाम डेंटल प्रोसीजर्स के लिए। इसके साथ साथ एक दो चीज़ें मैं और बता दूं कि कुछ मेडिसिन्स जैसे कि ऑगमेंटिन है जो बड़ी फेमस है, उसमें क्लोविलेनिक एसिड एक चीज़ होती है जो कि फीटस की हेल्थ को ख़राब कर सकता है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन की सेकंड और थर्ड जनरेशन है, ये वो मेडिसिन्स हैं, एसिटामिनोफेन जो कि फेमस पैनाडोल के नाम से है, ये ली जा सकती हैं, लेकिन डेंटिस्ट से प्रिस्क्राइब करवाने के बाद खुद नहीं लेनी, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट से हमें कंसर्न लेना लाजमी है। सही कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के कंसेंट के अलावा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड होता है, इसमें सेल्फ मेडिकेशन सबसे पहले। आप देखें ना ये लिंक ये प्री टर्म डिलीवरी का और लो वेट एग्जैक्टली ये चीज़ें, और उसके साथ अपनी डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में होती है, इन सब का लिंक माँ की सेहत के साथ और डेंटल हेल्थ के साथ। एग्जैक्टली और ये बात मुझे वाकई बहुत जान के हैरत हुई है कि आपने कहा कि माँ की हेल्थ के साथ साथ डेंटल हेल्थ भी इन्वॉल्व है इसमें। डेंटल हेल्थ आपकी सही नहीं होगी तो डेंटल हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ को मुतासर करती है। मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब, आपको मालूम है कहते हैं हमने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, लेकिन हम फिर भी सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे मर्द भी आपको देख रहे होंगे, वो शिकायत करेंगे कि यार हमारा भी हक है, हम भी मौजूद हैं सोसाइटी में, टीवी देखते भी हैं, प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन हमारी को बात करता नहीं है। हम एक ऐसे शहर में रहते हैं, कराची का जिक्र कर लेते हैं, आप भी के यहाँ पे गुटखा, मावा, मुंह की जो सारी चीजें हैं वो बहुत कॉमन है, इतनी ज्यादा हो गई है कि ओरल हाइजीन के उनको ओ का भी नहीं पता होगा, रल और हाइजीन तो छोड़ दीजिए। एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ ओरल हाइजीन इतनी गंदी हो, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या आएगा, नेशनल हेल्थ पे क्या आएगा? सर सबसे पहले ये कि अभी अपीयरेंस पे इतना काम हो रहा है, हम डेली बेसिस पे ब्रांड की चीज़ें देख रहे हैं, इतने पैसे हम अपने कपड़ों पे लगा देते हैं, और मुझे नहीं समझ में आ रहा होता कि लोग अपनी मुंह की सेहत जो कि हमें इमीडिएट कांटेक्ट में हम सबसे पहले दांत देखते हैं। आई डोंट नो इट्स विद डेंटिस्ट ओनली या फिर सारे लोग नहीं, आपकी स्माइल सबसे पहले के लोग तो क्यों ये चीज़ें गुटखा वगैरह खा के लोग अपने आप को बदनुमा कर देते हैं। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं, जो हमारा जो स्केड्यूल एक साइकिल बना हुआ है, विशेष साइकिल जो कराची में बना हुआ है कि हम लोग जो रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक काम कर रहे हैं, थके हुए हैं, तो हम मेरे ख्याल से अपनी सेहत पे कॉन्शियस नहीं है। सेहत को लेकर जो नज़र आ रही है चीज़ बाहर केबिन पे इजीली अवेलेबल है, हम चीज़ उस पर मुंह में डाल देते हैं, और फिर उसके बाद उसके असरात और डिपेंडेंसी जैसे कि सिगरेट से होती है, चाय से होती है, इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों से फिर डिपेंडेंसी आना शुरू होती है। लेकिन इसके अल्टरनेट्स ईजी मौजूद हैं, जैसे कि एक मिंट है। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर आपको ये डिपेंडेंसी हो गई, आदत नहीं छोड़ पा रहे, तो आप मिंट पे चले जाएं। डेंटिस्ट ने बताया हुआ है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन ने बताया हुआ है कि ये ग्रेड 2 ग्रेड 3 कैंसर है, लेकिन वो क्रेविंग इस किस्म की है कि स्टिल वो छालिया और सिगरेट लेनी है पेशेंट ने ग्रेड 2 ग्रेड 3 कैंसर पे। और मैं आपको बताऊं कि सर्जरी के बाद भी प्रोग्नोसिस ओरल कैंसर की इतनी पुअर है कि फिर शायद हम लोगों को कहना पड़ता है कि बस आप वेट करें और दुआ करें कि पेशेंट ठीक हो जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ आप सोचें कि यहाँ का गोश्त, टांग का गोश्त काट के जब हमें मुंह में लगाना होता है, तो क्या आप खाना एंजॉय करेंगे? खवातीन भी तो छालियाँ बहुत ज्यादा खाती हैं, और आजकल तो ऐसे हो गया है कि घर में छालियाँ, उनके पर्स में, आपके ग्रोसरी में छालियाँ के डब्बे आ रहे होते हैं, और छालियाँ ना खाएं तो काम नहीं होता। एग्जैक्टली, ये छालियाँ और साथ और मैं आपको बताऊं अच्छे खासे एजुकेटेड लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो छालियाँ कराची में तो आप समझ लें कि हमने खुद ही ये कल्चर का हिस्सा है ना। सही कह रहे हैं। और अब बढ़ेंगे अब कुछ आर्ट्स काउंसिल की मसरूफियात के बारे में। आपको मालूम है आर्ट्स काउंसिल माशाल्लाह से मैं कहूँगा जिस तरह उन्होंने लिटरेचर फेस्टिवल कराया, मुसलसल अहमद शाह जो सदर हैं आर्ट्स काउंसिल के, उनकी क़यादत में नए नए इवेंट्स करवा रहा है, यूथ को एंगेज कर रहा है। अब यूथ फेस्टिवल कराया जा रहा है आर्ट्स काउंसिल में, जो मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी यूथ को एक हेल्दी एंगेजमेंट दें, क्योंकि इस वक्त रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उनके पास होती नहीं है, मजबूरन नशा ही उनको मिलता है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी यूथ को बिजी रखें स्पोर्ट्स में और दूसरी अच्छी एक्टिविटीज़ में। यूथ फेस्टिवल शुरू हो रहा है और अहमद शाह साहब हैं हमारे साथ। हाँ, 23 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है और 29 जनवरी तक ये जारी रहेगा यूथ फेस्टिवल, और इसमें म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स भी होंगे, साहिर अली बागा आ रहे हैं, और काफ़ी सारे फोटोग्राफी भी है इसमें, और डांस कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह, उनको वेलकम कहेंगे, उनसे बात करेंगे। जी अहमद शाह हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त।
शाह साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और मुबारक हो आपको, एक और कामयाब फेस्टिवल आप कराने जा रहे हैं यूथ में। इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं सर आप? ये देख रहे हैं पीछे हजारों बच्चे यहाँ आ रहे हैं सुबह सुबह घरों से उठ के, और ये इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले हैं, 2-2 लाख रुपए के कैश अवार्ड हैं। फिर जो टॉप 20 बच्चे होंगे उनको 3 साल आर्ट्स काउंसिल की टॉप एकेडमीज में फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। इनको स्टेज प्रोवाइड किया जाएगा, इनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। ये कल के लीडर बनेंगे, ये सिंगर बनेंगे, एक्टर बनेंगे। हमारे पास डांस है, सिंगिंग की 3 कैटेगरीज हैं। बैटल ऑफ द बैंड है जिसमें 150 से ज़्यादा कराची के अंडरग्राउंड बैंड परफॉर्म कर रहे हैं। कम से कम 3000 सिंगर हैं। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को कोई नहीं पूछता था, वो हैं। फिर उर्दू इंग्लिश डिक्लेमेशन है, उर्दू इंग्लिश ऐसे राइटिंग है, क्विज़ है। क्विज़ बहुत ज़रूरी थी ताकि बच्चों की जो जहनी वो है वो इसको इस्तेमाल में लाएं। उसके अलावा मुसव्वरी है, लेट्स पेंट पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को पेंट करो। इसीलिए इसी तरह फोटोग्राफी है कि पाकिस्तान की तस्वीरों पे मुश्तमिल नुमाइश है, तो और रक्स है। तो ये 10 कैटेगरीज हैं और 20-25 हज़ार से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक आ चुकी हैं पूरी कराची के यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस। और अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं पढ़ता, उसमें सलाहियत है, वो भी हिस्सा ले सकता है। और ये मैंने 15 साल पहले मैं ही इसका बानी हूँ। कराची यूथ फेस्टिवल के नाम से मैंने शुरू किया था। अब मैंने इसको पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल कर लिया है और ये पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में जाएगा। और ये आपको पता है कि ये जो बच्चे हैं हमारे पीछे नज़र आ रहे हैं, यही आपके मुस्तकबिल के लीडर हैं। इन्होंने ही इस मुल्क को चलाना है, ये मुनाफिक नहीं है। इन्हें हम होप देनी है। आज ही आप देख लें, सुबह 7:30 बजे से शहर में बिजली नहीं है। अब बिजली नहीं है, मोबाइल नहीं चार्ज हुए, साउंड कैसे चलेगा, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना है, रोज़गार के मसले हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला है, और इनके वालिदैन के रोज़गार के मसले हैं, आटे का मसला है। इसके बावजूद इनको होप देनी है कि जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है, इसको बदलने के लिए तुम ही एजेंट ऑफ चेंज हो, तुम ही इसको बदलोगे, तुम ही मुस्तकबिल के लीडर हो। और इंशाअल्लाह हमने कई लाख बच्चों को ट्रेंड करके यहाँ से निकाला है। अब ये नई पौध आई है, अब ये इस सोसाइटी को आगे लेके चलेंगे। फिर अगले साल और आएंगे, फिर और आएंगे। अब इस मुल्क की उम्मीदें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो विजन था, शाह साहब बिल्कुल बहुत अच्छा विजन था और आपका ही बहुत अच्छा विजन है, आई मस्ट अप्रिशिएट। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि इन बच्चों को ये मौका कब मिलेगा कि इस मुल्क का मुस्तकबिल संवारेंगे, क्योंकि ये तो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं जैसे पढ़ लिख जाते हैं। नहीं, मुल्क छोड़ के वो जाते हैं जो इनक्यूबेटर्स में पैदा हुए हैं, बड़े बड़े घरों में पैदा हुए, सो कॉल्ड अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़े। जिस मिट्टी ने उनको सब कुछ दिया, उसके साथ गद्दारी करके यहाँ से भाग जाते हैं। देखिए शाह साहब, जरूरी तो नहीं कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ने वाले मुल्क छोड़ के जाएं। इनका जीना मरना इस धरती के साथ है। शाह साहब, सिर्फ इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले ही तो मुल्क छोड़ के नहीं जाते, ऐसा तो नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, सरहदों पे खड़े हुए हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चे ये मुल्क नहीं चलाते, ये पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियां चलाती हैं, इसके पीले स्कूलों के बच्चे चलाते हैं। सारे बड़े बड़े लोग इस मुल्क में जो पैदा हुए हैं, ये इन्होंने चलाया है। मैं इस पे बिलीव ही नहीं करता। जो लोग कोई ऐसे, अच्छा शाह साहब ये बताइएगा कि फेस्टिवल में कौन कौन शिरकत कर रहा है? हमारे फेस्टिवल में सभी शिरकत कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। ईसाई है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, लड़की है, लड़का है। उसके अलावा इन्हीं बच्चों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। ग्रामर स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, लाइसियम के बच्चे भी आ रहे हैं, सारे अंग्रेजी मीडियम के भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी तो रजिस्ट्रेशन के लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स किया है आपने? जी क्राइटेरिया है 16 साल से 29 साल की उम्र का। क्राइटेरिया है टैलेंट का। यहाँ पर 8 दिन मुसलसल ऑडिशन होंगे, जो इसमें बेस्ट होंगे वो सेलेक्ट होंगे। ना किसी का चाचा मामा अगर वजीर है वो सेलेक्ट होगा, ना कोई बड़ी पोजीशन पे है वो सेलेक्ट होगा,
ना कोई अरबपति का बच्चा वो सेलेक्ट होगा। हम उस मुल्क की बुनियाद डाल रहे हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था, जो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, किसी को किसी चीज़ पर कोई फजीलत नहीं है। तकवे की फजीलत है, इल्म की फजीलत है, टैलेंट की फजीलत है। और ये काम हम 16 साल से कर रहे हैं। तो सबको पता है कि ये वो जगह है जहाँ एक मिनी पाकिस्तान है, यहीं से निकलेगी पाकिस्तान की लीडरशिप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आमीन। हमारी ऑल द बेस्ट टू यू शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुसलसल बोलता है इस मुल्क के इश्यूज के ऊपर, और नौजवानों की आवाज़ बन जाओ तुम भी, क्योंकि हमें मायूस किया है बहुत हमारी पिछली नस्लों ने। अब हमें इनके साथ मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह आपके साथ रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आपके पास दोबारा वापस आऊंगी। आपकी जाने हम बात कर रहे थे कि खवातीन में भी छालिया का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं बाद में जाके जो खवातीन नहीं समझ पा रही, जो एडिक्टेड हो गई हैं इस चीज़। देखिए, फिर अगर वो फ्यूचर में जब उन्हें फैमिली प्लान करनी होती है तो दांतों में जो कैविटीज़ होती है वो बच्चों में ट्रांसफ़र होने का चांस होता है। यानी कि जो औरत छालिया बहुत ज्यादा खा रही है, उसके दांतों पे दाग है, उसका बच्चा पैदा होगा, उसके दांतों पे भी दाग हो सकते हैं। दांतों में कैविटीज होने के चांसेस है 3 गुना ज्यादा चांसेस है, और फिर उनके बच्चे तकलीफ में स्कूल नहीं जाएंगे, और फिर इस किस्म के मसले होंगे जो हम सुन रहे थे। सही, यानी कि ये सुनने में भी आता है कि बाय बर्थ आपको गम्स के कुछ इश्यूज हैं, कैविटीज के इशू, वो इसी वजह से होते हैं कि अगर आपकी देखिए, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि ना हमारा बच्चा मिठाई ज़्यादा खाता है, ना स्वीट ज़्यादा लेता है, ना चॉकलेट लेता है, ब्रशिंग भी प्रॉपर होता है, ना दूध की बोतल हमने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में दी है जी, उसके बावजूद भी कैविटीज़ है। तो उसका रीज़न यही है, द मोमेंट पेरेंट्स ऐसा कहते हैं तो मैं बच्चे को कुर्सी से हटा देता हूँ, पेरेंट्स को एग्जामिन करना शुरू कर देता हूँ, स्पेशली माओं को, तो वो रिजल्ट नज़र आ जाता है कि क्या वजह थी कि बच्चे में कैविटीज़ थी विदाउट हैविंग एनी रिस्क फैक्टर, तो वो माँ से ट्रांसफ़र हुआ है, माँ ने अपनी अनट्रीटेड कैविटीज़ रखी हुई थी, इसी वजह से डिलीवरी के बाद बच्चों में ये चीज़ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। और अच्छा, और कहते हैं कि आफ्टर एवरी 6 मंथ्स हम हमेशा कहते हैं, और आप भी कहते हैं कि अपने दांतों की एवरी 6 मंथ्स आपने डेंटिस्ट के पास जाना है, और साल में एक दफ़ा आपने मसूड़ों की सफाई करवानी है, और फैमिली प्लान करने से पहले आपने मसूड़ों की सफाई लाजमी करवानी है, डेंटिस्ट के पास लाजमी जाना है। ये एक ऐसा अनरिटन ट्रुथ है जो कि हर माँ को, जो प्लान कर रहा है बच्चा, उसको ज़रूर लाजमी डेंटिस्ट के पास जाना है। और मसूड़ों की सफाई आप प्रेगनेंसी के दौरान भी करवा सकते हैं, बेहतर हो कि अगर आप उसको 2nd ट्राइमेस्टर तक वेट कर लें फिर जाके करवाएं, अदरवाइज आप किसी भी स्टेज पे जाके करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अक्सर होता है कि कहते हैं विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके दांत हिल जाते हैं, कि प्रेगनेंसी में अक्सर होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, या दांतों का कलर आपका पीलापन ज़्यादा आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, जब 1st ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड माँ का शुरू किया जाता है, और 2nd ट्राइमेस्टर में कैल्शियम के साथ साथ आप कोशिश करेंगे विटामिन सी जो कि लीमू में है, कीनू में है, आजकल कीनू बहुत ज़्यादा दस्तयाब है, आपने ये चीज़ें लेनी है ताकि आपका एक तो मसूड़े विटामिन सी के हेल्थ को बहुत ज़्यादा समझ लें कि दोनों आपस में लिंक्ड हैं, और साथ में विटामिन डी, और विटामिन डी के साथ साथ आपने विटामिन के का, क्योंकि वो जो दांत की एक्सटर्नल लेयर है उसको बनाने में काफ़ी मदद देती है। तो ये तमाम चीज़ें जिनमें इनरिच्ड हैं, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये तमाम चीज़ें आपने लेनी है। अच्छा, अगर अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी अगर हम बात करें तो उसके अलावा भी अगर किसी में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि मेजॉरिटी खवातीन में, अगर बात करें 98% खवातीन में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, तो क्या उनका भी इशू हो सकता है? देखिए, फिर उनमें यह है कि आपने मेडिसिन जो टैबलेट्स आती हैं वो लें, या शॉर्ट्स विटामिन डी के। हम स्पेशली विटामिन डी का जो रोल है, हम जब भी इम्प्लांट्स वगैरह लगाते हैं पेशेंट्स को, जो कि हम ड्रिल करके हड्डी के अंदर लगाते हैं, तो हम 2 टेस्ट जरूर करवाते हैं पेशेंट्स के। एक तो HbA1c जो कि शुगर का टेस्ट होता है, क्योंकि वो मसूड़े और हड्डी अगर सेहतमंद होंगे तो वो इम्प्लांट टिकेगा वहाँ पर। साथ ही विटामिन डी लेवल हम ज़रूर चेक करवाते हैं, अगर वो कम है तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप 2 इंजेक्शंस जाके लगवा लें 1 लाख यूनिट्स के, और अदरवाइज फिर यह है कि आप मेडिसिन पे चले जाएं, लेकिन वो ज़रा लेट असर करती है, तो इसलिए है कि बेहतर है कि इंजेक्शन आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं लगवाना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंजेक्शन नहीं, हाँ, आपने पहले लगवाना। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई अगर डॉक्टर अली से सर्विसेज लेना चाहता है तो नूर डेंटल क्लिनिक, गूगल इट, यू विल फाइंड इट। थैंक यू। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। थैंक यू। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। शामिल करेंगे वेदर अपडेट्स। मौसम की बात करें तो मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद सर्दी मजीद बढ़ गई है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर, मली, चमन और गिरदनवाज समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नज़ारे हसीन हो गए हैं, जबकि वादी नीलम, झेलम और उसके इर्द गिर्द के इलाके जिसमें गंगा चोटी की सड़कें भी बंद हो चुकी हैं। आपको बताएं, इसकी सड़कें बंद होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी हुकूमत उनकी मदद को पहुंचेगी। लाहौर और इस्लामाबाद में बादलों के डेरे हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने कराची में आइंदा 3 दिनों में मजीद सर्दी की शिद्दत बता दिया है, इजाफे की नवीद सुना दी है। इसलिए कराची वाले आप भी हो जाएं तैयार, सर्दी में होने वाला है और इजाफा। अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10, कोयटा में -8, लाहौर में 9, इस्लामाबाद में 4 और पेशावर में भी 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यह थी मौसम की सूरत हाल। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। अब हम आपको बताएंगे कि हमें कुछ भी सर्च करना हो या हमें किसी के बारे में पूछना हो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई वर्ड हमें समझ में नहीं आ रहा, उसकी ट्रांसलेशन लेनी हो, लोकेशन मालूम करनी हो, तो हम हेल्प लेते हैं गूगल की, जिसे हम गूगल बाबा कहते हैं। हम उनकी हेल्प लेते हैं और हम कहते हैं कि जी गूगल पे सब चीज़ें आप डालें और आपको आसानी से उसकी ट्रांसलेशन, उसका मतलब, आपको उसकी डिटेल्स, हिस्ट्री, आपको कोई ऐसे लिखना हो, कोई लेटर लिखना हो, कोई ईमेल लिखनी हो, आपको सब चीज़ें गूगल पे बाआसानी मिल जाती हैं। गूगल हमारी हेल्प करता है। लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगी कुछ ऐसे लोगों से जो गूगल की भी हेल्प करते हैं। गूगल की किस तरह से हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हम अक्सर उर्दू में कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो गूगल उसको सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाता, हमें उसका मतलब समझ में नहीं आता। हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो गूगल की हेल्प कर रहे हैं उसको उर्दू समझाने में। तो हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन गुल और रिजवान शाह, जो कि ये क्राउड सोर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं। इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच आप आए। ये बताएं कि गूगल की हेल्प आप लोग कर रहे हैं, यानी कि गूगल में आप लोग उर्दू ज़ुबान को फीड कर रहे हैं ताकि आसानी से उसका ट्रांसलेशन लोगों तक पहुंच सके। तो कैसे ये काम कर रहे हैं, कैसे जहन में आया, किस तरह से कैसे स्टार्ट किया? अच्छा, अब ये है कि मैं खुद, मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी, फिर मैंने खुद गूगल का सहारा लिया कि अपनी जितने भी सेंटेंस थे वो उर्दू में लिख के इंग्लिश में करना शुरू कर दिया कि ट्रांसलेट मारो। तो मुझे वो डेटा वो वाला मिल नहीं रहा था जो मुझे चाहिए। तो फिर मुझे माइंड में आया कि अच्छा यार, इस तरह का भी कोई सीन होगा। फिर एक दोस्त थे हमारे, काशिफ भाई, जो कि मॉडरेटर हैं पाकिस्तान से गूगल कम्युनिटी के। तो अब उन्होंने हमें बताया कि भाई गूगल का भी एक सिस्टम है, AI सिस्टम, जिसको हम सिखा सकते हैं। तो फिर हमें उन्होंने गूगल क्राउड सोर्स ऐप के बारे में बताया। फिर हमने जैसे वो ऐप देखी तो भाई उसमें तो हम अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फिर जैसे हमें वक्त मिला, क्योंकि ये वॉलंटियर बेस काम है, तो अपने फ्री टाइम पे मैंने बैठ के जितना भी मुझे उर्दू आती थी ना, मैंने ट्रांसलेट करना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने सिंधी पे काम शुरू किया। इस तरह हम गूगल के AI सिस्टम को गूगल क्राउड सोर्स के थ्रू हमने ट्रेनिंग देना शुरू की। ना सिर्फ मैं, हमारी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी में शामिल हैं। ऑल ओवर दुनिया में बहुत सारे लोग, 200 मिलियन हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें गूगल मैप पे और गूगल क्राउड सोर्स पे काम कर रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज को, हमने क्योंकि प्रेफर किया हुआ है अपनी पाकिस्तानी ज़बान उर्दू को, क्योंकि उर्दू में बिल्कुल भी डेटा हमें वो मिलता ही नहीं है जो हमें चाहिए होता है। अगर आप कुछ मुश्किल से लिखना चाहें और सर्च भी करना तो मुज़क्कर मुअन्नस का बहुत बड़ा फ़र्क आता है, या फिर वो उस अल्फाज का मतलब वो होता ही नहीं है जो गूगल आपको दिखा रहा होता है। बिल्कुल, इसकी वजह बेसिकली यही थी कि गूगल में उर्दू का डेटा उतना मौजूद नहीं था। जैसे जैसे अब हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, अपना काम उसमें शामिल कर रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप हैंड राइटिंग आप डोनेट कर सकते हैं, आप अपना वॉइस डोनेट कर सकते हैं, आप जो है ट्रांसलेशन दे सकते हैं, आप इवन अपने जो अल्फाज हैं या कुछ जुमले लिख के गूगल को दे सकते हैं कि मैंने ये लिख दिया है, अब उसकी ट्रांसलेशन आप किसी और से ले लें। तो इस तरह का 3-4 कैटेगरी। वो इंग्लिश ट्रांसलेशन किसी और से करवा सकते हैं। हम उर्दू जो आपको आती है आप वो लिख देते हैं। हमने उर्दू का डोनेट कर दिया। अब वो दूसरों से पूछता रहेगा, जो अब इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाला है फिर वो उससे पूछेगा कि अब इस उर्दू की इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी। तो इस तरह वो वक्त जो है काम है इस तरह बढ़ता रहता है, डिवाइड होता रहता है, और इसी तरह आहिस्ता 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 हम उर्दू को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और रिजवान, आप बेसिकली इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो हम बात कर रहे हैं क्राउड सोर्स के हवाले से, जो कि जिसके ज़रिए से हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो पहले ये समझना ज़रूरी कि क्राउड सोर्स है क्या एक्चुअल में। क्राउड सोर्स गूगल की एक प्रोडक्ट है
जिस तरह हम गूगल की मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लाइक गूगल मैप्स, गूगल सर्च इंजन, गूगल असिस्टेंट, तो उसी तरह एक उनकी एक एप्लीकेशन है क्राउड सोर्स के जरिए से गूगल डेटा ग्रैब करता है। अगर आप कोई चीज़ गूगल सर्च इंजन में सर्च करते हो, रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं, तो वो रिजल्ट्स तभी आ पाते हैं कि वो क्राउड सोर्स के जरिए उसने डेटा ग्रैब किया हुआ है। कि हम जैसे कंट्रीब्यूटर्स या इन्फ्लुएंसर जो हैं, हम वहाँ पे डेटा इनपुट करते हैं, उसके बाद गूगल उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के ज़रिए से उस डेटा को मज़ीद पॉलिश करके आपको आपके रिसर्चेस में दिखाता है कि आप जब भी कुछ सर्च करते हैं तो वो आपको डेटा फिर मज़ीद फर्दर पॉलिश करके आपको दिखाता है, आपका डिज़ायर रिजल्ट आपको वहाँ पर वो आवेज़ा करता है। एंड इसके अलावा अगर लैंग्वेज की हम बात करें तो कंट्रीब्यूट करने के लिए जो हम उसमें मल्टीपल सेगमेंट्स हैं जहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। हम फोकस करते हैं उर्दू लैंग्वेज और जितनी भी हमारी दूसरी इलाकाई ज़ुबानें हैं उनको हम प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। पश्तो में भी आपने कहा कि आप एग्जैक्टली पश्तो हो गई, सिंधी हो गई, तो इन लैंग्वेजेस पे हम काम कर रहे हैं ताकि हमारी उर्दू के साथ साथ बाकी हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी प्रमोट हों, क्योंकि पाकिस्तान में मल्टीपल आपको पता है कि ज़ुबानों के बोलने वाले रहते हैं। अब हर एक की उर्दू इतनी मतलब क्लियर नहीं हो सकती। मतलब अब पहले तो हम बात करते हैं इंग्लिश टू उर्दू, फिर हम फर्दर उर्दू टू पश्तो या सिंधी की बात करते हैं, हम बलोची भी एग्जैक्टली कह सकते हैं। अब जैसे लेट सपोज कोई KPK में या कोई इंटीरियर सिंध में कोई अगर रहता है तो उसकी अगर सिंधी अच्छी है तो वो उसको सिंधी टू उर्दू ट्रांसलेट करके देख सकता है, और अगर किसी की उर्दू अच्छी है तो वो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकता है। मतलब वो एक पूरा एक चैनल है, मीडियम है कि अगर एक स्टेप बाय स्टेप वो तमाम चीज़ें आपकी जो ना वो उसको नज़र आ रही होती हैं। अच्छा, अब जो कंट्रीब्यूशन की हमने बात की तो इसमें क्राउड सोर्स में एक सेगमेंट है ट्रांसलेशन का, जिसके ज़रिए से यानी कि आपको अगर आप इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश में कोई सेंटेंस आता है, आप उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करके वहाँ पे हम उसको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह एक और सेगमेंट है हैंड राइटिंग रिकग्निशन का। उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई तहरीर है, उसको आप जो है ना कैप्चर करके आप उसको क्राउड सोर्स में अपलोड करते हैं और साथ में टैग्स लगा देते हैं कि उर्दू लैंग्वेज या उससे रेलिवेंट जो भी टेक्स्ट है हम वहाँ पे वो ऐड कर देते हैं। तो कुछ तीन चार एनीथिंग लाइक कोई लेटर हो गया, कोई ऐसे हो गया, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है। अब थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ लूँ? बिल्कुल पूछ। ये आपने गूगल की सारी चीज़ें हमें बता दी हैं और ये क्राउड सोर्सिंग की भी आपने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। अब कुछ टेक इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, क्योंकि आप दोनों उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आजकल बहुत सारे वो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वो GPT टेक्स्ट, कि आप कोई भी एक लाइन लिख दो वो नीचे पूरी तकरीर भी लिख देगा, अगर स्टूडेंट है तो पूरा थीसिस भी निकाल देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों को टेक ओवर कर लिया। ऐसी रिपोर्ट्स आ गई है कि आने वाले वक्त में रोबोट्स की फैक्ट्रियों में काम कर रहे होंगे, इंसान होंगे ही नहीं, और सारा काम जो इंसान करते थे वो AI करेगा। तो AI हम इंसानों के लिए हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन? अगर वो सारा इंसानों का काम ले लेगा, और हम कितनी मूवीज देख चुके हैं जिसमें AI के कितने रोबोट्स होते हैं जो पागल हो जाते हैं, फिर दुनिया तबाह करने निकल पड़ते हैं, इशारे मिले हुए हैं, और AI से थ्रेट्स भी आ रही हैं। अब वो स्टूडेंट्स भी थीसिस अपने सारे AI से कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में AI दोस्त है दुश्मन है? देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, उसके नेगेटिव भी होते हैं। छुरी है, जैसे सब्जी भी काट सकते हो, खाना भी बना सकते हो, लेकिन इस वक्त कितने एस्पेक्ट्स पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव? इस टाइम पॉजिटिव आप ज़्यादा कहेंगे, क्योंकि जब से AI पे काम ज़्यादा हुआ है और चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हुई हैं तो लोगों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलना शुरू हो गई हैं। मतलब आप अगर प्रीवियसली अगर आप 10 साल पीछे जाएँ तो स्पेसिफिक हर सेक्शन में हर एक सेगमेंट में कुछ स्पेसिफिक लोग ही थे जो कि ग्रोथ कर रहे थे, बट इस टाइम अब वो पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। कोई भी कहीं से भी उठ के वायरल हो सकता है, कोई भी बंदा अपनी चीज़ों को अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो वो प्रमोट करके अपने आप को हाईलाइट कर सकता है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपने अपनी चीज़ों को किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है। अगर आप नेगेटिव वे में लेके जाएंगे तो अंडरस्टूड है, जब वो सारी ट्रांसलेशन कर देंगी सिंधी में भी उर्दू में भी, तब तो उसके पास सारी ट्रांसलेशन आ गई, फिर उसको दोबारा उसकी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होगी, दोबारा कोई दुनिया में ट्रांसलेटर नहीं आएगा, क्योंकि जब AI समझ जाएगा कि ये वर्ड ये इंग्लिश में है, ये उर्दू में है, वो खुद ही ट्रांसलेट कर लेगा। तो इनका काम तो क्या, इनकी नौकरी खा गया है। नहीं, बेसिकली अगर हमारी नौकरी की बात हो रही है तो हम ये जो काम कर रहे हैं, हमारी हम कोई पैड जॉब नहीं कर रहे, वी आर वर्किंग एज अ वॉलंटियर फ्री में, बिल्कुल जीरो फ्री में। ये तो जुल्म है, कुछ तो देना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए। इतनी महंगाई है आज। नहीं, मैं सॉरी बात आपकी कट करूंगा। जो आपने कहा ना कुछ देना चाहिए, तो अगर आप कोई चीज़ अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, उसके रिजल्ट जो आपके सामने आते हैं, तो वो फ्री में आते हैं। एंड प्लस ये कि वो आप उसको काफ़ी ऑथेंटिक रिजल्ट्स मानते हो। मतलब आपको पता है कि अनटिल अनलेस कि कोई वो ऐड किसी ने रन ना किया हो जो कि आपको सर्चेस में टॉप पे दिखता है। अगर आपको रिजल्ट ऑथेंटिक इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। जिस काम में पैसा आ जाए ना, तभी तो देखिए रिजल्ट कितने गलत भी तो आते हैं, ये भी तो बताएं। देखें कितने परसेंटेज सही है, कितने परसेंटेज गलत है, कोई भी जाके विकीपीडिया में ऐड कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो भी विकीपीडिया पढ़ो उसको सच ना मानो। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे उर्दू की हमने शुरू में बात की ना,
तो उर्दू पे अभी रिसेंटली गूगल की एक कैंपेन रन हुई थी जिसमें हमने उर्दू के कोई 35,000 हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट हमने उसको प्रोवाइड किए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप आज से 6 महीने पहले के उर्दू की ट्रांसलेशन के रिजल्ट देखें और आज के देखें तो उसमें आपको कुछ तकरीबन 50% आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। क्या बात। प्रीवियसली क्या था कि डिजिटली इतना डेटा उसके पास अवेलेबल नहीं था, बट अब क्या है क्योंकि 35,000 और हमने हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट प्रोवाइड की है। हर बंदे की हैंड राइटिंग डिफरेंट होती है, हर बंदे का लिखने का मिजाज अलग होता है, तो उससे क्या हुआ उसको आइडेंटिफाई करना ईजी हो गया कि यार ये जो वर्ड स्पेसिफिक लिखा हुआ है, अगर मैं कोई बात करूँ जैसे मैं, हम उर्दू में लिखते हैं, अब हर बंदे का वो लिखने का अलग अंदाज होगा, तो उसने क्या किया 35,000 राइटिंग्स में से उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि नेक्स्ट टाइम कोई अगर मुझे ये वर्ड लिखकर सर्च करता है तो मैंने उसको यही रिजल्ट दिखाना है। तो मैं ये तो कह रहा हूँ जब वो सारे वर्ड सेव हो जाएंगे ना फिर आपसे कोई वर्ड पूछेगा नहीं ना डोनेशन मांगेगा, लेकिन हम खुद कफील हो गए। पैसे की बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ AI टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। देखिए अब ये वक्त की जरूरत है, लेट हर स्पीक ऑन दैट एज वेल। हाँ, अब सीन ये है ना कि हर चीज़ का जैसे इन्होंने बताया कि फ़ायदा भी है नुकसान भी है। अगर ट्रांसलेटर जो हमारे अभी इन पर्सन हैं वो कट जाएंगे और AI ने टेक ओवर कर लिया तो हो सकता है उसकी जगह पे कुछ और भी तो आ जाए। पहले जैसे कि हम कपड़े बनाते थे वो एक लकड़ी से हाथों से करके, अब मशीनें आ गई हैं। अब ये तो नहीं है ना कि वो लकड़ी वाले जो थे अब भूखे मर रहे हैं, फिर उन्होंने जो मशीनों पे जाके वहाँ पे जॉब करना शुरू कर दी, तो एक चीज़ अगर जाती है तो उस जगह पे 2-3 चीज़ें और भी आ जाती हैं। सितारों की बात करते हैं, सितारों से पूछते थे कि आगे होने क्या वाला है, कितनी कंफ्यूजन सिचुएशन जो है वो बन गई है। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, बहुत फेमस है, उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम उनसा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। बिजली आ गई है उनसा आपके पास? नहीं, बिजली नहीं है, मैं तो नींद से उठी हूँ और बिजली गायब है। और जब मैंने हस्बैंड को कॉल की, क्वेटा में होते हैं वो, तो कह रहे हैं कि वहाँ पे भी बिजली नहीं है और फोन के सिग्नल्स भी नहीं है। ओहो, तो फिर आप ऑनलाइन कैसे हैं? ये तो बहुत जबरदस्त बात है, सितारे मिल गए हैं। नहीं, यूपीएस और वाईफाई का कमाल है। यूपीएस और वाईफाई का कमाल है। बिजली कब आएगी? पहले तो ये कार्ड निकाल लें आप। बिजली कब आएगी? देखिए, बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का, लेकिन पेंटिकल स्लो होती है तो प्रोसेस चल रहा है इनका, मेरे ख्याल से कहीं पे काम वाम हो रहा है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है पूरा दिन भी लग सकता है। पूरा दिन भी लग सकता है। अच्छा, हमसे ये बताइएगा सूरत हाल क्या चल रही है? मुल्की निगरां वजीर आला पंजाब जो है मोहसिन रजा नकवी हो तो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। PTI जो है वो आगे अभी इस्तीफे वापस लेने की भी बात कर रही है, तो होने क्या वाला है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, PTI की जो मैंने एनर्जी आज की चेक की है, और मैं आपको कार्ड्स भी शो कर देती हूँ। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो PTI की, देखिए PTI को कोई खतरा नहीं है, ठीक है, जो उनके अरकान है या PTI की पूरी टीम है अभी भी मकबूलियत नजर आ रही है। किंग का हमेशा कार्ड आता है तो वो छाए रहेंगे, फेवरेटिज्म नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी नजर आ रही है, तो थोड़ा सा वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए मामलात को। थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो रीडिंग आ रही है उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। वैसे भी PTI की थोड़ी जज्बाती जो है वो टीम है, और उनको थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ थोड़ा ऑब्जर्व करके और उसके बाद थोड़े आगे मुझे PTI के लिए मुश्किलात खड़ी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर तलवार का कार्ड है, तो कोई लड़ाई झगड़े, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या इख्तलाफात जो है वो हो सकते हैं दूसरी पार्टीज के साथ हो सकती है, या आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं। तो आगे जाके अगले 3 माह के बाद, 3 मंथ्स के बाद कोई सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आ रही है। सही, तो अब उनसे सितारों की जानिब बढ़ते हैं। आप बता दें कि अगले 3 महीने बाद सिचुएशन चेंज होती नजर आई, लेकिन ये हफ्ता स्टार्ट हो गया है, मंडे है, सितारों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? अगर हम स्टार्ट करें ज़ोडिएक साइन से, एरीज से। ठीक है, एरीज से मैं शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैं तमाम स्टार्स के लिए थोड़ा सा सदके के बारे में बात करूंगी। आज मंडे है, पीर का दिन है, मून प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है कि जो लोग सदका देना चाहते हैं तो आज सफेद रंग की चीजों का सदका जरूर दीजिए। चावल हो गए, आटा, दूध, सफेद रंग का कपड़ा है, किसी भी कोई भी क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन सफेद रंग की चीज का सदका जरूर दीजिए। एरीज यानी कि बुर्ज हुमल के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, खुशियों का सेलिब्रेशन नजर आ रही है, शादी वगैरह इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, कहीं सफर पर जा सकते हैं, दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करते हुए एरीज वाले नजर आ रहे हैं। एरीज के बाद टॉरस है, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अचानक मेहमान आ सकते हैं, अचानक कोई प्लान बन सकता है सफर का,
अचानक जो है कोई सिचुएशन फेस करते हुए नजर आ रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल भी होना चाहिए। टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए मून की एनर्जी है, तो जेमिनाई वाले आज के दिन ना थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, कंफ्यूजन, अनक्लियर सिचुएशन, अनसर्टेनिटी नजर आ रही है और थोड़ा सा लोग जो है उनके खिलाफ बातें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जेमिनाई के बाद है कैंसर। कैंसर के लिए आज का दिन रोमांटिक रहेगा। आज के दिन कोई अपने दिल का हाल एक्सप्रेस कर सकता है, फीलिंग्स आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, शादी की सिचुएशन जो है वो कैंसर वालों के लिए बन सकती है। कैंसर के बाद है लियो। लियो वालों के लिए आज का एनर्जी जस्टिस की है। आज कोई उनको इंसाफ मिलेगा, यानी कि अपनी चीजों को थोड़ा बैलेंस करें, जो चीजें इम्बैलेंस हैं, और उसके साथ अगर कोर्ट वगैरह में उनके केसेस चल रहे हैं तो लियो वालों को जो है वो फेवर मिलता हुआ नजर आ रहा है। वर्गो के लिए एनर्जी बहुत अच्छी है। आज उनका थोड़ा मजहब की तरफ जो है वो रुझान ज्यादा नजर आ रहा है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, देखें कि आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको क्या जो है गाइड कर रही है। वर्गो के बाद है लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए कुछ नई बिगिनिंग आज की नजर आ रही, कुछ नई चेंज, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं, सफर के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। लिब्रा के लिए जो है वो थोड़ा सा काम में डिलेज आ सकते हैं और हो सकता है ऑफिस देर से पहुंचे या उनका वक्त की कमी है, जरा जल्दी बता दें आगे, फिर हमारे पास टाइम कम है। स्कॉर्पियो के लिए भी कुछ नया आते हुए नजर आ रहा है। पास्ट में कुछ अगर आपने लॉसेस, नुकसानात हुए हैं तो आज के दिन जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, रिकवरी हो जाएगी, पैसे वापस मिल जाएंगे। कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बहुत ज्यादा आप फंसे हुए हैं तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। सेजिटेरियस के लिए आज का दिन बहुत बिजी रहेगा, बहुत सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई क्रिएटिव काम करने का भी आप सोचेंगे। कैप्रिकॉर्न किसी को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई पुराना दोस्त है जो आपके बार बार जहन में आता है, उसकी याद, या कोई बाहर कहीं बहुत दूर आपसे रहता है तो उसको भी आप मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी के बाद बाकी दो सितारे रह गए हैं, हम आपसे बाद में थैंक यू सो मच, आपने हमें अपडेट किया सितारों की सूरत हाल से। थैंक यू कहेंगे हम क्राउड सोर्स इन्फ्लुएंसर्स को, शाहीन गुल और रिजवान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इसी के साथ ही शो का वक्त होता है खत्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।